अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरा गला है आज खराब, तो ये बताएंगे आपको मोहम्मद शुएब। आप पीजिए अपनी ये चाय बड़ी जरूरी है, गले को जरा सूद कीजिए क्योंकि आपको 2 घंटे छुट्टी कोई नहीं मिलनी। exactly. काम आपसे हमने लेना है पूरा, तो इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। तो इसलिए आज ऑन स्क्रीन अगर मैं बेतहाशा छींके मारूं या बार बार अपनी लेकिन आज जरा नाक साफ करने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहेगा। जी। और गरज चमक के साथ जो मेरी खांसी और छींकें हैं वो आपको सुनने को मिलती रहेंगी, तो आपने जो मेरी मौसमी कैफियत है उससे घबराना नहीं। आपने घबराना नहीं, हम ब्रेक लेंगे तब ये नाक पहुंचेगी, टेंशन नहीं आपने लेनी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बट एनीवेज स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर और शुरू करते हैं कुछ अहम फैसलों के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कल वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ और उसमें सानह मरी पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर ब्रीफ किया गया, जिसमें सानह मरी की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम की गई, जबकि मरी में इंतजामात बेहतर बनाने के लिए नए कानून बनाने का फैसला भी किया गया। और इसके अलावा अगर हम इस्लामाबाद की बात कर लें तो यहाँ पर जो मकामी हुकूमतों के इंतखाबात होने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM इसके इस्तेमाल से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। इस इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात चौधरी फवाद हुसैन साहब ने कहा कि वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए 400 कनाल रकबे पर मुहित रिहायशी मंसूबा इस्लामाबाद में जो शुरू किया जा रहा है उसकी मंजूरी दे दी है। यानी जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वह इस्लामाबाद में प्लॉट लेना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए वो अपनी रकम भेजेंगे और यहाँ पर प्लॉट उनका हो जाएगा। 400 कनाल पर मुहित ये एक अराजी जो अलॉट की गई है, इस रिहायशी स्कीम की मंजूरी दे दी गई है। इस मंसूबे के जरिए क्या होगा, $2 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। और उनका ये कहना था कि काबीना को वफाकी वज़ीर असद उमर साहब और मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोविड-19 की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी और ये बताया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त यानी हम जनवरी 2022 की बात करें जहां कोविड की शरह में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। मजीद उन्होंने ये भी कहा इस इजलास के दौरान कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की तमाम अहदाफ पूरे हो चुके हैं और हमने $2 अरब की जो वैक्सीनेशन है वो आवाम को मुफ्त लगाई है। तो ये एक अच्छा ब्रीफिंग सेशन था जो कि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को दिया गया, लेकिन हमने देखा कि सेहत के हवाले से भी जो कुछ अहम मामलात हैं वो ज़ेर गौर है। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मुल्क में सनतें लगाने के लिए सरकारी अराजी लीज पर देने का फैसला किया गया है। इंतहाई अहम फैसला हर एतबार से, चाहे हम इसे मुआशी पॉलिसी के हवाले से देखें या फिर हम ये देखें कि लोगों को रोजगार फ्राहम करने के मौके जो है वो इससे पैदा होंगे। लिहाजा वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी बरामदात हैं और टैक्स महसूलात हैं उनमें इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मतलब यानी कि ये कि इस साल भी कोशिश की जाएगी कि जो टारगेट रखा गया था टैक्स वसूली के हवाले से उसे पूरा किया जाए। एग्जैक्टली। और महंगाई से मुतालिक भी इमरान खान साहब ने कहा कि महंगाई यानी ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, पूरी दुनिया मुतासिर है, पाकिस्तान भी मुतासिर है। लेकिन अगर पाकिस्तान को आज भी खत्ते के दीगर मुल्कों से कंपेयर किया जाए तो दीगर मुल्कों की निस्बत अब भी पाकिस्तान निस्बतन सस्ता मुल्क है। जिस तरह महंगाई ने दूसरे मुल्कों को मुतासिर किया है, वहां की इकॉनमी को मुतासिर किया, उस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को मुतासिर नहीं किया। निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए कोशिश जो है वो की जा रही है और सयाहत, IT और ज़राअत के शोबों में बेतहाशा मौके मौजूद हैं। सनतकारों और सरमायाकारी के लिए सहूलतें और आसानियां पैदा की जाएंगी और जो टैक्स कल्चर है इसको फरोग दिया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे एहतमाम कल 14वीं इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया और खिताब में कहा कि मुल्क में इंडस्ट्रियल जोन्स के क़याम के लिए हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वक्त आया था कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो हमारा डेवलपमेंट सेक्टर है, उसको कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड की थी, जिस पर हमने देखा कि मुल्क में रियल स्टेट का जो बिजनेस है वो खासा ग्रो करता हुआ दिखाई दिया। कोविड की सूरत हाल के बावजूद जो मजदूर तबका जिसका प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ख्याल किया था उसके लिए रोजगार के मौके मौजूद थे। तो अब जो दूसरी प्रायोरिटी हमें नजर आ रही है वो हमें इंडस्ट्रियल जोन्स की
नजर आ रही है, जिसमें ना सिर्फ जो सरकारी अराजी है वो लीज पर दी जाएगी, बल्कि हम ये देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट का काम है वो भी तेजी से होता हुआ दिखाई देगा। एग्जैक्टली और एक और काम है जो कि तेजी से होता दिखाई दे रहा है, कोई रुकावट ना डाले उस पर कोशिश की जा रही है। मैं बात करूं डैम्स से मुताल्लिक। आपको मालूम है कि इस पर बहुत बात की जाती है कि पाकिस्तान में डैम्स की कमी है, नए डैम्स बनने चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है पानी एक अहम उसकी ज़रूरत होती है। और दयामिर भाषा डैम की जब हम बात करते हैं तो इमरान खान साहब ने दयामिर भाषा डैम की जो तामीर में एक रुकावट थी, उस रुकावट को दूर जब किया गया तो उसको तारीख़ी पेशरफ्त करार दिया, उसे एक अच्छी खबर करार दी और कहा कि दयामिर और अपर कोहिस्तान के जो ग्रैंड जरगे के उमाइदीन हैं उन्होंने थोर और हरबन कबाइल के माबैन जो दहाइयों पुराना एक तनाज़ा था वो हल कर लिया है। तो ये बड़ी अच्छी सी खबर थी जो शेयर की गई, ट्वीट की गई और कहा गया कि इससे डैम की बर वक्त और बगैर किसी रुकावट के तकमील अब मुमकिन हो पाएगी। बिल्कुल, और इसमें गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो माबैन हुदूद का तनाज़ा है वो भी हल करने की राह जो है वो इंशाल्लाह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो कि हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मंसूबे हों, कुछ प्लान्स हो, कुछ मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ तकमील के मराहिल में हैं, और इसमें अगर जो होने वाली कयास आराइयाँ हैं उन पर अगर एक बंद बांध दिया जाए तो शायद मंसूबे जल्द मुकम्मल हो जाए। अब एक इंटरेस्टिंग खबर हमने आप लोगों से शेयर करनी है और करनी भी एक ऐसी शख्सियत के हवाले से है जिसके अब बहुत सारे फैंस इस वक्त हमें सुन रहे होंगे। वैसे तो ये खबर आपको सोशल मीडिया के थ्रू नजर आ चुकी होगी, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं उन्हें भी पता चल गया होगा, लेकिन अगर कुछ लोग इंस्टाग्राम पर नहीं हैं, कुछ लोगों की तरफ केबल के इश्यूज हैं और सैटेलाइट इश्यूज की वजह से वो ये चीजें मालूम नहीं कर सकते, तो उनके लिए है सुबह पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म। तो पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं सईद बरतानवी शाही खानदान पर बनने वाली नेटफ्लिक्स की सीरीज क्राउन के 5वें सीजन में जलवागर होंगे और हुमायूं सईद पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर हसनात खान का किरदार निभाएंगे। अच्छा, ये ज़ाहिर है द क्राउन की आपने बात की है और कहा ही जा रहा है कि एक तो मुबारकबादों का सिलसिला भी है ज़ाहिर है, और दूसरा ये भी कि डेब्यू है उनका नेटफ्लिक्स में, और जिसकी आपने बात की द क्राउन में डॉक्टर हसनात के किरदार की, तो इन्हें डियाना मिस्टर वंडरफुल के नाम से पुकारती थी। तो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर सितारों की जानिब से हुमायूं सईद को मुबारकबाद भी दी गई है, सिलसिला इसका जारी। लेकिन चलें अब इसकी तरफ दूसरी साइड भी आपके सामने रखते हैं। पहले मेरा आपसे सवाल है जरिए, आपकी इस खबर के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? यू वर हैप्पी विद दैट, या आपका कोई और ऐसा फेवरेट सितारा था जिसको आप इस किरदार में देखना चाहती थी? नहीं, आई थिंक आई एम हैप्पी विद दिस बिकॉज हुमायूं सईद ने इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है। मैं अगर ये कहूंगी तो गलत नहीं होगा, मैं बहुत छोटी सी थी जब मैं हुमायूं सईद को देखती आ रही थी। मतलब मैंने उन्हें मेहंदी ड्रामे में भी परफॉर्म करते हुए देखा और इसके अलावा भी सो मैनी। एग्जैक्टली, लेकिन जरिए आप चूंकि सवाल मैंने आपसे इसलिए कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। सकीना समो उन्होंने ट्वीट भी की, अच्छा ट्वीट डिलीट कर दी बाद में उन्होंने, इंस्टाग्राम पर उन्होंने स्टोरी लगाई और उन्होंने कहा कि क्योंकि डॉक्टर हसनात का जो किरदार है वो 90s का एक किरदार है, तो उनको ये लगता है कि डॉक्टर हसनात का किरदार हुमायूं सईद के बजाय फवाद खान को करना चाहिए था। अच्छा, एक डिबेट स्टार्ट हो गई। जो फैंस थे फवाद खान के, जो फैंस थे हुमायूं सईद के, वो आपस में डिवाइड हो गए। अब वो पूरी इंस्टाग्राम पे इस पर डिबेट स्टार्ट हो गई। अहमद अली बट उन्होंने ज़रा सपोर्ट किया हुमायूं को और उन्होंने सकीना समो को कहा कि, बल्कि उन्होंने रिएक्ट किया उनके उस पोस्ट पर भी और उन्होंने कहा कि सकीना चिल आउट, और उन्होंने कहा कि नहीं, हुमायूं सईद जो है वो बेहतर किरदार है। अच्छा, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो शायद मेरा भी वोट फवाद खान के लिए होगा। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि देखिए अंटिल अनलेस मैं इस चीज से थोड़ी सी अवेयर नहीं थी कि क्या तनकीद हुई है इस पर, लेकिन हाँ अगर हुमायूं सईद और फवाद खान में से किसी एक को डिसाइड करना देन एग्जैक्टली आई विल गो फॉर फवाद। चले जबरदस्त, हम एक पेज पर हैं, लेकिन ठीक है, कांग्रेचुलेशंस हुमायूं सईद के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर किसी को ये लगता है, चाहे वो जरियाब हो, मैं हूं, सकीना, कोई और एक्टर है, कोई और इन्फ्लुएंसर है, तो रिस्पेक्ट करें उसकी भी ओपिनियन की, इसमें कोई मसला नहीं और है। माशाल्लाह हुमायूं सईद बहुत अच्छा किरदार निभाते आए हैं और यकीन करें अगर आप लोगों ने एतमाद फराहम करेंगे, हौसला देंगे, तो डेफिनेटली किसका दिल नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। आया कि वो कुछ टॉप 10 शख्सियात में शामिल होंगी तो नेटफ्लिक्स की तरफ से डिसीजन लिया गया है, तो नेटफ्लिक्स के डिसीजन की भी इज्जत करें कि पाकिस्तानी जो शोबिस इंडस्ट्री है उसको अब नेटफ्लिक्स प्रमोट करने जा रहा है। आज हुमायूं सईद है, कल अदनान सिद्दीकी हो सकते हैं, फवाद हो सकते हैं, बिल्कुल मोहम्मद शुएब हो सकते हैं, जरियाब राजपूत हो सकती हैं। तो आप जरा खुशियों में खुशियां बांटना सीखें। किसी की खुशी को इस तरह के बयानात देके मेरे ख्याल से डिसअपॉइंट करना इंतहाई नामुनासिब बात है। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। अब जरा बात हम करते हैं कि ये इस मंथ का जो इख्तिताम है वो कितना शानदार होने वाला है। हम बात करें PSL सीजन 7 की। जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इससे पहले कि इस खबर की तफसील में मैं जाऊं, एक डिस्क्लेमर है और वो ये है कि जनाब
जिस जिस भाईजान को चाहिए ना टिकट, भाई टिकट मिल रहे हैं आपके आईडी कार्ड पर, आपको 6 टिकट मिल जाएंगे। आज ही बुक करा लें ऑनलाइन, कल को ना मुझे ना जरिए आप किसी को नहीं कहना कि टिकट चाहिए। आई स्वेयर किसी ने खबरदार हमें डीएम के डायरेक्ट मैसेज किए, किसी ने हमें व्हाट्सएप किए कि यार तुम्हें पता है कि कहां से मिल रहे हैं, तुम करवा दो। नहीं तुम करवा सकते हो भाई, कहां से? हाँ। क्या हम बूथ खोल के बैठे हुए, क्या हमारे पास काउंटर पर टिकट आ रही है? हम भी जाके परचेज करेंगे। वो अलग बात है कि कोई ना कोई रेफरेंस मिल गया तो हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि जो बूथ्स हैं वो टिकट बूथ्स खोल दिए गए हैं, तो आप अभी अपना आईडी कार्ड लेकर जाएं ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में तो ऑनलाइन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप आराम से ऑनलाइन बुक करें टिकट अपना, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। बाद में फिर आपने कहना टिकट हमें नहीं मिला, भाई मिल रहा है ले लो सब। एनीवेज ये वो वाला हाल है शेब, वो जो ईद पे नोटों की गड्डी नहीं चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसे पहले जाकर लेकर नहीं आते, 2 दिन पहले कहते हैं लेकर, जब सैटरडे संडे होता है हुन कितों बैंक खुलवाइए, हुन कितों जाके नोट लाइए। अच्छा जी, पीएसएल की चूंकि हम बात करें और जादू सर चढ़कर बोल रहा है, ज़ाहिर है वी ऑल लव पीएसएल, वी ऑल सपोर्ट पीएसएल, इट्स अबाउट पाकिस्तान। 27 जनवरी को इस इवेंट ने होना है शुरू, और इस मेले में जब हम शोबिज़ स्टार्स के जलवागर होने की बात करते हैं तो चूंकि बात फवाद की, तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि फवाद का जो सबसे अच्छा एक ड्रामा जिसमें उनके साथ ही माहिरा खान, उनकी बात हम ना करें। माहिरा खान की बात करते हैं। माहिरा खान पेशावर ज़ल्मी की 5वीं बार ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर हो गई हैं। सो कांग्रेचुलेशंस माहिरा, और वी जस्ट होप कि पेशावर ज़ल्मी को अगर आप सपोर्ट कर रही हैं तो आपके तवज्जुद से, आपके होने से उनकी टीम जो है कहते हैं कि कामयाबी एक दूसरे के साथ ही जुड़ी होती है। शायद आपकी कुछ कामयाबियां उनके हिस्से में, उनकी झोली में गिर जाए, लेकिन ये बेस्ट विशेस बाकी टीमों के लिए भी है। तो जिसका ऐलान पेशावर ज़ल्मी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया गया है, और ट्विटर पैगाम में ये कहा गया है कि पीएसएल के 7वें सीजन में भी अदाकारा माहिरा खान हमारी टीम की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर सामने आते हैं, क्योंकि माया खान भी एक उसकी लीग में एक फ्रेंचाइज की ब्रांड एम्बेसडर है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर वो जलवागर होते हुए बड़े एक्टिव नजर आएंगे हमें अपने इंस्टाग्राम्स पर, अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर और इवन हमारे शो पर भी इंशाल्लाह आएंगे। जब हम जिस टीम की बात करेंगे उनके ब्रांड एम्बेसडर को भी इंशाल्लाह यहाँ पर बुलाएंगे। और आई हैव हर्ड कि ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही ड्यू टू कोविड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ख्याल किया जा रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो पीएसएल का ये सीजन है वो सबोताश ना हो, वो मुतासिर ना हो, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी पैमाने तक ये कोशिश की जाए कि अगर इस तरह के इवेंट्स ना हो जो कि गैर जरूरी हैं, तो मेरे ख्याल से हम कोविड की बढ़ती हुई सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अभी इस बारे में कयास सराहियां हैं, हतमी कोई फैसला सामने नहीं आया। जो ही हतमी फैसला आएगा, वी जस्ट होप कि ये हो, अगर छोटे पैमाने पर भी होती है जिसमें हम ऑडियंस को ना बुलाएं, लेकिन फिर भी ये हो जाए, क्योंकि लोग शौकीन क्रिकेट पसंद करते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर इस छोटी सी एक्टिविटी के मनसूख हो जाने से कुछ बड़ा और भला हो सकता है कि बाकी सारे टूर्नामेंट्स जो है, जो मैचेस जहां स्टेडियम्स में मुनक्किद किए जाएंगे वो होते रहेंगे, तो आई थिंक दिस विल बी गुड फॉर अस। या लेट्स सी अब इस पर डिसीजन क्या होता है, बिकॉज मैंने तो ये सुना कि नहीं हो रही, बट लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। चूंकि बात क्रिकेट की हो रही है तो क्रिकेट के एक स्टार की बात करते हैं जिनको अपना बचपन आया याद, और उन्होंने वो बचपन की याद कैसे शेयर की, जरा वो देखिए। रंग में रंग गए किसके? चने वाले चाचा के। चने वाले चाचा कैसे बन गए वहाब रियाज, उनकी हम बात करें। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही वायरल, उन्होंने ट्वीट की थी, वीडियो शेयर की थी, और खुशगवार मूड में उन्हें देखा जा सकता है। चने बेचने वाली वीडियो, उन्होंने कहा कि आपका चने वाला चाचा हूं मैं, अपने ऑर्डर्स भेजिए, क्या बनाऊं और कितने का बनाऊं। मजीद क्या कहा, क्या है वीडियो, जरा देखिए। हेलो कितने की? कितने की? महंगे वाले चने होंगे, इतने सस्ते नहीं है, ब्रांडेड चने। अच्छा शिव, कभी आपने इस तरह का कोई मोमेंट जो है वो तख्लीक किया हो, या यूं कह लीजिए कि एंजॉय किया हो कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी करके? वैसे तो आप करते रहते हैं हर वक्त। हाँ, मैं तो करता रहता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज करता हूँ, मैं शेयर भी करता रहता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। जाहिर है इस तरह आप कभी कहीं बाहर हों और यू हैव फ्री टाइम तो आप करते हैं, और समटाइम्स आप वीडियो भी बनाते हैं, आप शेयर भी करते हैं। चलें बढ़ते हैं आगे। तो हमने कुछ खबरें आपके साथ शेयर की हैं, हमारा प्रोग्राम का आगाज़ था ये, लेकिन अपने पहले मेहमान की तरफ अब बढ़ते हैं कि आज हमारा मौजू है ट्रांसजेंडर राइट्स से मुताल्लिक। हम ये देखते हैं वक्त के साथ साथ तब्दीली तो आ रही है, सोच भी बदल रही है, वो चाहे आप तालीमी इदारे हों, वो चाहे अब हेल्थ का मैदान हो। वहाँ पर देखते हैं कि
ट्रांसजेंडर को जो मुश्किलात पहले थी अब उसमें कमी आ रही है। मैं कमी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ ये मसला, ये परेशानी, ये दुख, ये तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन एनीवेज कहाँ पर खड़े हैं आज, इस पर बात करना भी ज़रूरी है। मज़ीद क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि ज़रा मैं और ज़रियाब शायद उस तरह से उस पर ना बात कर पाएँ, ना हम उस ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन पर अंडरस्टैंडिंग हो हमारी जो एक ट्रांसजेंडर की है, और वो भी उस ट्रांसजेंडर की जो कि उनके राइट्स के लिए काम कर रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अनुषा ताहिर साहिबा, 5 सालों से ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए काम कर रही हैं, उनको प्रमोट कर रही हैं, उनको इस तरह से फैसिलिटेट करेंगे अगर दीनी तालीम दिलवानी है तो उसको हेल्प आउट करना, अगर मौसम की सख्ती जैसे विंटर्स हैं तो कंबल देना उनको, जो अगर ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो कि देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस जिनकी अच्छी नहीं है। तो ये जो ट्रांसजेंडर्स को इस तरह से फैसिलिटेट करने का काम है जिसमें उनकी एक माशाल्लाह एक एनजीओ जो कि काम कर रही है। तो अनुषा ने आज हमें ज्वाइन किया, उनसे हम थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। अनुषा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अच्छा, शायद अनुषा हमसे बात करनी है, लेकिन प्लीज़ ज़रा ये स्टूडियो में आवाज़ हमें दे दीजिए ताकि हम अनुषा से बात कर सकें। अनुषा, आप हमें सुन पा रही हैं? अच्छा अनुषा, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि आपसे कांटेक्ट कर सके। जो ही आपसे कांटेक्ट होगा तो हम फिर इंशाल्लाह इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एनीवे सब तक एक स्टोरी है, शेब जरा वो डिस्कस कर लेते हैं एक स्टोरी हमारे पास दरियाब है इंटरेस्टिंग से, वो शेयर करते हैं। 2 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, और उसमें ये कहा गया कि चाइना ने अपना सूरज लॉन्च कर दिया है। मतलब उसके बाद वाकई द फर्स्ट रिएक्शन वाज व्हाट, वाओ, बट हाउ। तो ये सूरज का लॉन्च हो गया, ये क्या मामला रहा? तो ज़ाहिर है इस पर पहले तो लोग वाकई इसको सच मान गए कि शायद वाकई ऐसा हो चुका है। चाइना ने, क्योंकि चाइना से मुताल्लिक हम कहते हैं हर माल हर चीज़ चाइना की, तो शायद चाइना ने अपना सूरज भी तैयार कर लिया और लॉन्च भी कर दिया। तो जनाब ऐसा है नहीं, ये जो दावा किया गया है इसका इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है वो किसी मसनूई सूरज आर्टिफिशियल सन की लॉन्चिंग के बजाय चीन का शहर है एक वेंशियांग, और यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च साइट पर रॉकेट लॉन्चिंग की एक तकरीब थी, उसके ये विजुअल्स जो कि शेयर किए गए थे। तो सोशल मीडिया पर हमने क्या देखा, उस वायरल वीडियो में क्या देखा, वो कैप्शन क्या था कि चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सन लॉन्च कर दिया। अच्छा, ये एक ना सोशल मीडिया की यूं कह लीजिए कि कामयाबी भी है कि कैप्शन आप ऐसी दे दो कि सबकी तवज्जो जो है वो उस पर मरकूज हो जाए। मतलब इनकी जितनी भी डाइवर्जन है आपकी सोच की, अगर आप कुछ और भी देखना चाह रहे हैं, डेफिनेटली जब आप कुछ एक नया बिल्कुल देखेंगे, एक अजूबा-नुमा चीज को देखेंगे तो आपकी जो अटेंशन है वहां पर डाइवर्ट हो जाएंगी। तो शायद इसी एक कैप्शन की वजह से जितने भी लोग थे वो सब वहां पर चले गए, और उन सबको ये लगा कि हाँ यार वाकई चाइना ने कुछ ना कुछ कर दिया। क्योंकि चाइना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि मौशी तौर पर मजबूत एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर एक आज़ादी की, ना सिर्फ उनकी मौशी पॉलिसी अच्छी है बल्कि इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तख्लीक करता है, और फिर दुनिया भर में उसके इन कामों को सराहा भी जाता है। एग्जैक्टली, चलें बढ़ते हैं आगे। इंसानियत को बचाने की बात करते हैं, और यूँ तो कई ऐसी मिसालें जो हम आपके सामने रखते भी हैं, शेयर भी करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि उस सोच को परवान चढ़ाना। हम अक्सर ये बात करते हैं ऑर्गन डोनेशंस की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन डोनेशन, जिससे मुतालिक हम देखते हैं खासे मसाइल अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, और कोई ऑर्गन हो। और इसमें ज़ाहिर है कानून साजी वाला मामला अपनी जगह, लोगों की आगाही वाला एक बड़ा फैक्टर है। इसमें कल एक खबर मैंने नज़र से गुजरी कि एक पाकिस्तानी थे, उन्होंने अपने ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट करने का ऐलान किया था। वो ऑर्गन से पाकिस्तान पहुंचे भी और वो ऑर्गन फिर लगाए भी गए, जिसमें लिवर जो है सबसे पहले लगाया गया था। लेकिन एक और ख़बर ऐसे जुड़ी, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र करते हैं। इंसानियत की खिदमत के लिए उनका एक खूबसूरत सा फैसला, उन्होंने क्या कहा, अपने इंतकाल के बाद अपने तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो अतिया करेंगी, ये ऐलान उन्होंने कर दिया। एग्जैक्टली और लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। ये हदीस मुबारका हमने बहुत दफ़ा पढ़ी है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में प्रैक्टिकली उस काम को सरअंजाम ना दें तो शायद हमें ये अल्फाज बड़े बेमानी लगते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अबू धाबी की एक फैमिली ने अपने बेटे के इंतकाल से चंद लम्हात पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए उसका जिगर और गुर्दा पाकिस्तान को अतिया कर दिया।
अब उसकी फैमिली की वो ना सिर्फ शुक्रगुजार है बल्कि साथ ही साथ अबू धाबी से आने वाले गुर्दे और जिगर से लाहौर के 2 मरीजों का कामयाब ट्रांसप्लांट भी किया गया है, जिससे 2 लोगों की जान बच गई है। तो डेफिनेटली जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं उनके बात को वैसे ही हम सब बहुत सराहते हैं, कोविड में भी जिस तरह से वो खुद कैंसर सर्वाइवर हैं और वो काम कर रही हैं सबके लिए। तो इस ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पर उनका इस किस्म का बयान सामने आना ना सिर्फ हमारे रोंगटे खड़े कर देता है बल्कि ना हमें इंसानियत का दर्स भी देता है। वो मरने के बाद भी, अपने इंतकाल के बाद भी इंसानी की खिदमत करना चाहते हैं और हम जीते जागते इंसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खांसी नज़ला में तो छोटी छोटी सी बीमारियां हैं, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है जीने के लिए, हम फिर भी लोगों की मदद नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। एंड व्हाट टू टॉक अबाउट ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन के लिए ही इतने मसाइल हमें देखने पड़ते हैं। हालांकि एक सिंपल सी बात है कि ब्लड तो आपका बनता ही रहता है, ये टूट फूट होती है जिस समय बनता रहता है, इससे अगर दे देंगे तो इससे कोई मसला नहीं होगा, हाँ बल्कि फ़ायदा होगा। चलिए, तो हमने बात की है एक इंसानियत के जज्बे से मुताल्लिक, अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और खेल से ही मुताल्लिक मज़ीद बात करेंगे और लेकर चलते हैं आपको गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ का ज़िला हुंज़ा। यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। अल्तित फोर्ट यहाँ पर हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया कि 13 जनवरी कल से इवेंट का आगाज़ होगा और ये इवेंट 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। मैं और ज़रिया इंशाल्लाह इस इवेंट में जा भी रहे हैं और इन खेलों में 346 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में आइस हॉकी, ग्लेशियर वॉक, माउंटेन साइकिलिंग, आइस क्लाइंबिंग, इसके अलावा मुकाबले तो होंगे, म्यूजिकल फेस्टिवल का इनेकाद भी होगा। तो इसका एक खूबसूरत सा विजुअल आपको जरा दिखाते भी हैं। एग्जैक्टली ये अच्छा, विजुअल आप देख रहे हैं। अच्छा, ये हमारी साइड विंडो में विजुअल के कुछ मनाजिर हैं, बड़ी वाओ, ये मशल जो है वो भी जलाई गई है और उसके साथ इस इवेंट का इनेकाद किया गया है। लेकिन जब जो ही मैं आइस को देखती हूँ, स्नो को देखती हूँ, तो फैसला मौखर कर देती हूँ। मैं अपना फैसला मौखर कर देती हूँ, क्योंकि अब आप खुद सोचें, पहले मेरा गला इतना खराब है, ठीक है, मेरी आंखों से पानी निकल रहा है, मैं छींकों पे छींके मार रही हूँ। ये तो वो वाला हिसाब हो गया कि मेरे क्या कहते हैं ना, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब उस दिन आए थे, जी क्या हुआ आपके बच्चे को, इतनी जल्दी बुखार कैसे हो गया? जी मरी गए थे। तो ये वाला हाल है, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। अगर तो तबीयत ठीक हो तो डेफिनेटली विल गो टुगेदर, अदरवाइज आप हैं ना। अच्छा जी, ठीक है जी, जैसे आप कहें फिर। लेकिन हाँ, एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है और एहतियात करनी चाहिए, जबकि आपको मालूम है कि आपकी सेहत अगर ठीक नहीं है, तबीयत नासाज है, तो आप अवॉइड करना चाह रहे हैं ऐसे किसी ट्रैवल को, ऐसे किसी इलाके में जाने पर। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगी। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, इसलिए मैं आपको बार-बार ये आपके साथ हुआ था। देखिए, जितने भी हमारे डॉक्टर्स आते हैं सब यही बताकर जाते हैं पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। कितने ऐसे, मतलब आप भूल जाते जो सबक हम आपको पढ़ाते हैं शुएब। नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ट्राई करने में क्या हर्ज, एक्सपेरिमेंट करने में क्या हर्ज, चले। बाज़ एडवेंचर्स आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं और इसका मुजाहरा हमने रिसेंटली भी मरी में होता हुआ। एग्जैक्टली, बेशक, एब्सोल्युटली राइट। तो एडवेंचर अपनी जगह, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा करनी होती है। चलें बढ़ते हैं आगे। आपके साथ हमने जिक्र किया था भी अनुषा ताहिर का, जो कि ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत काम कर रही हैं। आई गेस हमारा उनसे कांटेक्ट हो चुका है। अनुषा, आप क्या सुन पा रही हैं हमें? ग्रेट ग्रेट। अनुषा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अनुषा, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा योर जर्नी। आपने 5-6 साल से जिस तरह से एनजीओ को रन किया है और ट्रांसजेंडर्स के लिए काम किया, शेयर कीजिएगा आपके एनजीओ ने क्या कुछ किया, क्या आपका एक मोटो है, किस तरह से आप काम करती चली जा रही हैं? देखिए, जो मेरा प्रोजेक्ट है ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ये बेसिकली एफिलिएशन है ट्रांसजेंडर्स के साथ। बहुत एफिलिएशन, बहुत प्यार है, तो कींगा मुस्लिम कींगा, मैं ये भी समझती हूँ कि हम सबका राइट है कि हम लोग उनका ख्याल भी रखें। हमारी जो प्रोग्राम है वो मेन जो है ट्रांसजेंडर्स को एम्पावर करती है, उनको हुनर सिखाती है, उनको माशरे में बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार प्रोवाइड करती है। जैसे उनको मैं स्मॉल बिजनेस सेटअप दे दिए, उनको कारोबार करवा के दे दिया, उनको सिलाई सिखा दी। और अब हमने रिसेंटली जो शुरू की है वो कुरान मजीद की दीनी तालीम, तो मेरा ख्याल है जो दीनी तालीम है वो हर मुसलमान मर्द और औरत का फ़र्ज़ उसको हासिल करना। और अब हम जो काम कर रहे हैं वो दीनी तालीम की तरफ ट्रांसजेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा अनुषा, ये भी बताइएगा कि अभी भी माशरे में आपको क्या लगता है, एक तो ये कि उन्हें कानूनी हुकूक देने के हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं, लेकिन जो हम समाजी हुकूक की बात करते हैं, जब हम माशरती हुकूक की बात करते हैं, तो वहाँ पर सोसाइटी कौन सा ऐसा किरदार है जो अदा करने से कासिर आपको नजर आ रही है, लोग कर नहीं पाते उस तरह से उनके लिए? लेकिन सोसाइटी में जो है ज़ीरो एक्सेप्टेंस है, वो अभी भी ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते।
उसमें इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं कि सबसे पहले चाहिए कि हम लोग जब एक बच्चा पैदा होता है उसमें हमेशा कहा जाता है लड़का या लड़की पैदा होगी। कभी भी ये नहीं बताया जाता कि आपके घर तीसरी जिन्स भी पैदा हो सकती है या डिसेबल बच्चा भी पैदा हो सकता है। कभी भी उसमें मेडिकली भी नहीं बताया जाता, कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको नहीं इस चीज़ का डे 1 से अवेयर करती कि आपके घर में कोई तीसरी जिन्स भी पैदा होती है। उसके बाद जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते ही नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ एक्सेप्टेंस ज़ीरो है, अवेयरनेस लोगों को नहीं है, यही नहीं पता उनके राइट्स क्या हैं, ये नहीं पता ख्वाजा सरा क्यों पैदा होते हैं, किस लिए पैदा होते हैं और ये दुनिया में आने का क्या मकसद है। तो मैं ये समझती हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि 18 साल की उम्र तक एक ऐसा कानून बनाया जाए कि ट्रांसजेंडर अपने माँ बाप के साथ रहे जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं अपने माँ बाप के साथ। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी कि जब आपने कहा ना कि गवर्नमेंट एक ऐसा कानून बनाए कि 18 साल तक जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के साथ रहें, यकीनी तौर पर आपकी बहुत सारी गुफ्तगू रही होगी इस किस्म के शख्सियात के साथ। कितना मुश्किल होता है उनके लिए जब उनके वालिदैन खुद से उन्हें दूर कर देते हैं अनुषे? जी देखिए, तो बहुत मुश्किल एक चीज़ है। जैसे अब अगर हम लोग भी घर से दूर रहें तो हमें डेफ़िनेटली घर की माँ-बाप की बहुत याद आती है। तो वो बच्चा जो 12-13 साल का अपने माँ-बाप के साथ को छोड़ के अपने बहन पे अपनी फैमिली को छोड़ के अपनी कम्युनिटी में चला जाए, तो डेफ़िनेटली उसे हर पल अपने माँ-बाप की, अपनी फैमिली की, तो अपने फिर इसमें बहनों की कॉमन बहुत याद फैक्टर आती क्या है है। अनुषा? इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? मतलब यानी कि सोसाइटी का प्रेशर होता है इसलिए पेरेंट्स छोड़ देते हैं, क्योंकि माओ को तो अपनी औलाद हर हाल में साझी होती है ना। एक बाजुकात कभी वालिद बाप हजरात की तरफ से भी इस किस्म का कोई ना कोई मामला सामने आता है। देखिए, उसमें सबसे पहले यही बात आती है कि हम लोग को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ऐसे बच्चों को डील कैसे किया जाता है। मैं समझती हूँ जब ये बच्चा 12-13 साल का होता है कि स्पेशल चिल्ड्रन होता है, स्पेशल नीड्स के साथ होता है ये बच्चा, जो ज़हनी तौर पे अपने आप को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता और जो सोसाइटी है, वो बहुत ज़्यादा उसको डिसरिस्पेक्ट करती है, नेग्लेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो मजबूर हो के फैमिली मतलब माँ, मेरा ख्याल है माँ ही मजबूर होके कह रही है अपने बच्चे को तुम इस घर से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, हमें छोड़ के चले जाओ, अपनी दुनिया में चले जाओ। तो बड़ा मेरे से मुश्किल स्टेज होती है उनके लिए भी और फैमिली के लिए भी उनको अपने से दूर करना। इसमें सोसाइटी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ज्यादा। केट केट के लोग उसको डिफरेंट नामों के साथ खुसरा, हिजड़ा या डिफरेंट नेम्स से कह के पुकारते हैं, जिसके लिए फैमिली के लिए वो बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल अनुषा, एक बात और बताइएगा कि जब हम दीनी तालीम की बात करते हैं तो ज़रा जनरली अगर हम दीन की बात करें 4 साल 4 महीने 4 दिन का जो अगर बच्चा है तो ज़रा उसके साथ हम फिर देखते हैं कि दीनी तालीम का आगाज़ होता है। लेकिन जो वीडियोज़ हमने देखी आपकी इस इंस्टाग्राम के अकाउंट पर भी जाकर, जहाँ पर जवान यानी यंग एज में ट्रांसजेंडर्स को ये मौका मिल रहा है, अब आपने आपके तवज्जुद से ये मौका मिला है कि वो रूहानी कायदा भी पढ़ पा रहे हैं, नूरानी कायदा सॉरी पढ़ पा रहे हैं। तो उस पर बताइएगा मुझे कि एक तो रिस्पांस क्या आया और कितने ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जिनको आपने फिर नूरानी कायदा पढ़ाने के लिए इस तरह का माहौल जो है वो क्रिएट किया? जी देखिए, उसमें रिस्पॉन्स जो है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है हमें ट्रांसजेंडर्स की तरफ से। देखिए दीनी तालीम, कुरान मजीद कौन नहीं पढ़ना चाहता, कौन इस चीज़ को नहीं चाहता कि वो पढ़े और इस चीज़ को जाने। तो दीनी तालीम के तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसके लिए ख़ास वो टाइम निकालते हैं दिन के 2 घंटे, जहाँ पे आकर वो अपनी तालीम को हासिल करते हैं, दीनी तालीम को। और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। देखें, एजुकेशन की भी एज लिमिट हो जाती है इंसान की, दीनी तालीम में इसकी एजुकेशन लिमिट नहीं है। और ये हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है, जो वो बहुत छोटा हो उसको चाहिए अपना दीनी कुरान मजीद मुकम्मल कर ले। मगर जब हम ट्रांसजेंडर से मिले और जब उन्होंने मुझे कहा जी हम ये तालीम हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मैंने कहा ठीक है आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में या मदरसे में जाएँ और वहाँ पर जाके तालीम हासिल कर लें। उन्होंने जब वहाँ पे गए, मैं उनके साथ ये एडमिशन करवाया, तो लोगों ने एतराज़ थोड़ा-सा किया कि यहाँ पे आके माहौल ख़राब करेंगे। वहाँ पे भी उनको एक तनकीद का निशाना बनाया गया। सबसे फिर मैंने सोचा तकलीफ दे क्यों ना। बात ये है जो आपने अब की है, सबसे तकलीफ दे बात आपने अब की है कि अगर ऐसा कोई माहौल क्रिएट किया जाए किसी ट्रांसजेंडर के लिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई इदारा हो, चाहे कोई वोकेशनल सेंटर हो, वहां पर कोई शख्स कह दे कि ये क्यों यहाँ पर आगे माहौल ख़राब होगा, ये है वो इशू जिसको एड्रेस करना है हमने। अनुषा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। क्या हमें नजरिए आप? बिल्कुल, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हमारे अगली मेहमान जो है वो हमारे साथ लाउंज में हमसे कुछ ही देर बाद मौजूद होंगी, तो लिहाजा हमें यहाँ से वहां पर शिफ्ट होना है और आप लोगों को टीवी के आगे बैठे रहना और देखना क्या है, सुबह पाकिस्तान। क्या बात
वेलकम बैक। एक्सरसाइज का वक्त हो चुका है, लेकिन एक ऐसी एक्सरसाइज हम आज आपको कराएंगे कि बैठे बैठे एक्सरसाइज हो जाएगी। बड़ी अहम एक्सरसाइज होगी, योगा होगा, वो भी आराम से बैठे बैठे होगा, क्योंकि हम करेंगे आज फेस योगा। जब बात फेस योगा की ज़रा फेस आपके फेशियल मसल्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम ज़ाहिर है इसमें इन्वॉल्व होता है, तो चेहरे का जो तनाव होता है वो कैसे ख़त्म किया जाता है, आपके जो फेशियल फीचर्स हैं कैसे इन्हांस होते हैं, एग्जैक्टली योगा से होते हैं। तो आज इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए क्या है वो आसान सी एक्सरसाइज चंद मिनटों में हम कर सकते हैं, बल्कि दिन का आगाज करना चाहिए या सुबह पाकिस्तान देखते देखते वो होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। आयशा खाजा ने हमें ज्वाइन किया इन द स्टूडियो। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ग्रेट। इससे पहले कि हम आपसे कहें कि एक्सरसाइजेस करवाइए, ये बताएं कि ये करती क्यों हैं आप? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका शुएब। बात ये होती है कि हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं हमारा कोई ना कोई मोटिव होता है कि व्हाई वी आर इनटू दिस, और हम ये क्यों कर रहे हैं। सो मेरे साथ एक तो ये प्रॉब्लम है कि जेनेटिकली आई गेन अ लॉट ऑफ वेट। सो मुझे ये सब कुछ करना ही होता है, मुझे एक्टिव रहना होता है। और इसके बाद ये है कि मेरी फैमिली में वी हैव दिस डिजीज़, डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज़, इट रन्स इन आवर फैमिली, कि हमारी डिस्क जो है वो जल्दी आप समझें कि ओल्ड हो जाती है और वेयर इज़ आउट वेरी सून। सो उसके लिए भी एक्सरसाइजेस करना, अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे साथ ये है कि मैं एक्सरसाइजेस तो कर ही रही हूँ, हमेशा से कर रही हूँ, बचपन से ही कर रही हूँ लेकिन कुछ अर्सा पहले कि मुझे इतनी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि मुझे नमनेस शुरू हो गई, जो कि मेरे लो बैक से L5 से लेकर पैरों तक जाती है। क्योंकि वो आपका फैमिली प्रॉब्लम है, लाइक फैमिली प्रॉब्लम है। सो जिसे आम जुबान में अगर हम आवाम की बात करें वो कहते हैं कि जी मोहरे, जी मोरे हिल गए हैं, मोहरे हिल गए हैं या कुछ कोलैप्स कर गए हैं, वो वाली बात। तो उसमें फिर मैं जब गई अपने स्पाइनल सर्जन के पास, हमारे CMH में जो हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनके पास गई तो ही लुक्ड एट माई MRI और उन्होंने कहा कि अच्छा मैंने आपकी MRI देख ली है एंड व्हाट यू कैन डू, कैन यू मूव योर लेग। तो मैंने लेग उठाई इधर की, उन्होंने कहा लेफ्ट पे करें, वो मैंने उठाई। कहते हैं सो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, यू आर मतलब माशाल्लाह गुड फॉर योर एज, और क्या आपको प्रॉब्लम है। देन आई टोल्ड हिम कि मुझे इस तरह नमनेस स्टार्ट हो गई है और मुझे हर वक्त पेन रहती है, ऑल्दो आई एम एक्टिव लेकिन मुझे पेन रहती है। सो ही सेज़ कि मैडम आपकी MRI सेज़ कि यू कैंट वॉक, इट्स अ मिरेकल कि आप इधर आई हैं और आप जो कर रही हैं, क्योंकि MRI आपका हमें एक और पिक्चर दे रही है। अच्छा। तो क्योंकि आप एक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज करती रहती हैं, इसलिए अभी तक आपकी ये बचत हुई हुई है। सो बट देन आई हैव टू गो फॉर द सर्जरी, क्योंकि मुझे अपना नर्व लॉस से बचाना था। लैमिनेक्टमी के लिए मैं गई। ये बात इसलिए शेयर करती हूँ कि हम बहुत जल्दी दर्द से और इन चीज़ों से घबरा जाते हैं और हम सब ये कहते हैं कि अच्छा अब मैं जाके लेट जाऊं, मैं रेस्ट करूं। रेस्ट करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मूव करना है, दिस इज़ योर मेडिसिन, और कैसे मूव करना है। अब कोई भी वीडियो अगर YouTube से देख के शुरू कर देंगे तो क्या पता वो आपके लिए रिकमेंडेड है या नहीं है। आपका इशू कुछ और हो सकता है। आपका इशू कुछ और हो सकता है। सो इसलिए मैं ये बात ज़रूर शेयर करती हूँ कि देखें, मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ कि मेरे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मेरे मल्टीपल लेवल पर स्पाइनल स्टेनोसिस है, लेकिन मैं माशाल्लाह जब अपनी जिम क्लास में होती हूँ मैं बहुत अच्छा एक्सरसाइज करती हूँ, रियली एक्टिव। सो हम सबको चाहिए कि हम सब एक्टिव रहें, वॉक करें, जो आपको करना पसंद है, जो आप एंजॉय करते हैं। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट योर हिस्ट्री ना, कि मुझे कमर के मोहरों का मसला, और ये हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन में रहता है, मर्द हज़रात में भी रहता है। क्योंकि आज हम लोग फेस योगा की भी बात कर रहे हैं, तो फेस योगा की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारी रीढ़ की हड्डी से किस तरह है कि आप ये एक्सरसाइजेस करती रहती हैं और आपकी सूदिंग कैपेसिटी भी ऑन रहती है, और दूसरा ये कि आपका वो मर्ज उस तरह से बढ़ता नहीं है। अच्छा देखिए ज़रिया, पहली बात तो ये कि हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, एक होल पैकेज होता है। आप किसी आइसोलेशन में तो कुछ नहीं कर रहे ना, इवन आप रनिंग कर रहे हो या आप वॉक कर रहे हो, पूरी बॉडी को उसका फ़ायदा हो रहा है। आप यू आर ब्रीदिंग आउटसाइड, आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन से आपकी सेल रीजनरेशन होती है। हमारी ये जो लंबर स्पाइन है, ये पूरा यहाँ तक आपका एक सेंटर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी ब्रेन को जो ब्लड सर्कुलेशन जा रही है। तो जाहिर है कि अगर आपकी अच्छी सर्कुलेशन होगी, अगर आपको अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है, तो इट कम्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस।
ठीक है। और फिर योगा में ये होता है कि हम मेडिटेशन पे और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे बहुत फोकस करते हैं। एंड द ब्रेथ वर्क इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। आप उसमें से अपना डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं, तो वो एक अच्छा सा ग्लो आता है, इट कम्स ऑन योर फेस एंड यू फील गुड एंड रिलैक्स्ड। अच्छा, मैं बहुत अरसे तक योगा करती रही हूँ और वाकई, और योगा इट्स अ काइंड ऑफ मैनुअल एक्सरसाइज। तो जो आप मशीन से एक्सरसाइज करते हैं उसकी निस्बत मैं कहती हूँ योगा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपके सारे ऑर्गन्स जो है वो मूव करते हैं। हमारी खवातीन का अक्सर औकात मसला ये होता है कि ना अगर उन्होंने वेट लॉस कर भी लिया है बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चीक्स बड़े चबी से होते हैं, जिनका फेस गोल होता है, क्योंकि वो बनावट है उसकी खुदा की तरफ से ऐसी होती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपकी ये डबल चिन थोड़ी सी कम हो जाए, आपकी जो ये चीज़ है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए? मुझे तो पता है, लेकिन जरा आप अच्छी वाली टिप्स देंगे। हाँ, अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्या नहीं करना। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जी हाँ, ये करो, इसमें आपकी लाफ लाइन बनती है, नोटिस करें ना, ये करते हैं जब आप देख रहे होते हैं तो यहाँ पे तो आ रही होती है। तो उससे अच्छा होता है कि आप ओके, फॉर हाउ मेनी सेकंड्स जितना आप कर लें, आपकी जितना बाकी कर सके कैपेसिटी क्योंकि वो लोग जल्दी गिव अप करते हैं। अच्छा, इसमें और फिर एक ये है कि हम यहाँ पे लोअर जॉ को एक्सटेंड करते हैं। आगे फनी फेसेस बनेंगे, लेकिन अब क्या किया जाए, टीवी पे आपके काम की बात हो रही है, आपके पते की बात हो रही है। लोअर जॉ को हम आगे करते हैं, आप यहाँ पे हाथ रख के थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकते हैं। यस 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 यस, ओके। तो यहाँ से आपकी ये जो है स्ट्रेच आता है। और फिर जब वी वांट टू डिफाइन दैट जॉ लाइन, तो हम तो ये चीज़ हमारी डिफाइन हो जाती है, ठीक है। और इसमें एक एंड व्हेन इट कम्स टू डबल चिन, डबल चिन के लिए यही है, डबल चिन के लिए। हाँ। और आप लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें ये होता है कि आप आपका जो भी आपको कोई चीज़ मॉइस्चराइज़र सूट करती है, बेबी ऑयल, व्हाटएवर सूट्स यू बेस्ट, आप वो लगा के तो आप इसको ऐसे करके, जैसे आपकी कंटूरिंग वाले होते हैं ना, एक वो कुछ चल भी रहा है, एलोवेरा टाइप एक रोलर सा है कुछ तरह, वो सूटेबल है, लेकिन कि वो इफेक्टिव भी है। देखिए वो हर एक को जो ले नहीं सकता, अगर आपने लेना है तो आप ज़रूर लें। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ये रोज़ करें। अच्छा, चीज़ें खरीदने से बेहतर ये होता है कि आप अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है, इट्स ऑल राइट, आप वॉक कर सकते हैं, आप घर में इन प्लेस रनिंग कर सकते हैं। इस तरह के ना जो आप ये हम करते हैं, जैसे अब हम फेशियल के लिए जाते हैं तो ये हमारे इस किस्म के स्ट्रोक्स होते हैं। तो अगर आप कोई भी ऑयल, बेबी ऑयल, मॉइस्चराइजर लगा के इसको ये अच्छा सा लिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे, एंड देन विल लेट इट गो। फातिमा ने बैठी गले मलवाने। इससे स्किन भी टाइट होती है? हाँ बिल्कुल, आपकी फर्मिंग होती है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जो लोग रेगुलरली कर रहे होते हैं उनको वाकई रिजल्ट्स मिलते हैं। और आइज के लिए एक बहुत अच्छी टिप होती है कि आप कैस्टर ऑयल लें, कोल्ड प्रेस्ड। अच्छा, कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल लें, रात को हल्का सा डैब करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको रगड़ के ये करें, हल्का सा डैब करें, क्योंकि बहुत जेंटल एरिया होता है और हमारी स्किन बड़ी डेलिकेट होती है। तो बस डैब इट और फिर आप इसको हल्का सा ये स्ट्रेच करें। और ओके, तो इससे आपके डार्क सर्कल्स खत्म होते हैं या कि रिंकल्स खत्म होते हैं? रिंकल्स डार्क सर्कल्स का तो तुम्हें बहुत जरूरत है ना, बुढ़ापा अब जल्दी आने वाला है। हाँ, वैसे आप इतनी बूढ़ी हुई तो नहीं है अभी, मेकअप से काफी छुपाया हुआ है, काफी छुपाया हुआ मैंने। हाँ, लेकिन यू नो विद द पर्सन मतलब कहीं ज़रियाब कहीं से लगती है 45 की। शी वेरी वेल मेंटेन्ड माशाल्लाह। मैं फौरन से जाता हूँ की तरफ, ये बताएं कि फोरहेड की जो रिंकल्स हैं ये खत्म करने के लिए कोई एक्सरसाइज होती है? हाँ, इसके लिए भी हम यहाँ से ये करके लिफ्ट करके इसको यहाँ पे स्ट्रेच किया, ये, and then we let it go. अच्छा, is it a yoga or it's just an exercise? It's just an exercise. Okay. जैसे आप अब आप देखेंगे इसको, मैंने भी योगा की है ना, उसमें यही है। somehow तो कुछ स्टेप्स ऐसे that you moving like you're dancing, कुछ तो इसी स्टेप्स ऐसी हैं कि आप एंजॉय भी करते हैं और we call it athletic meditation, athletic moving meditation. तो आप कुछ भी कह लें, but whatever works for you. कोरियोग्राफ करते हुए भी लोगों को देखने में अच्छा, ये तो ये वाला स्टेप इसीलिए जल्दी से हो जाता है उनका। अच्छा, पफी आईज के लिए भी कोई एक्सरसाइज है? देखिए, पफी एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइजेस से ज़्यादा जो है वो हम चम्मच लेके जो स्टील वाले होते हैं उसको अगर आप बर्फ़ में रखें और वो उठा के जब बिल्कुल वो चिल हो जाए आप अपनी आईज पे यूं कवर कर दें, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उल्टी साइड से? हाँ, कि अपनी आईज को वैसे कवर कप कर लिया आपने ना। बाकी देखिए, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, वही जैसे मैंने पहले कहा था कि हम जब हमारा ब्रेथ वर्क होता है, आप ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, वो आपके फेस को बहुत अच्छा ग्लो लाता है। और रनिंग से, जैसे जब आप भाग रहे होते हैं और आप अच्छा सा यू आर ग्लोइंग एंड ब्लशिंग,
तो वो बड़ा यू फील अकॉम्प्लिश्ड। अच्छा आयशा, इसमें ना मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग उठते हैं और फिर लोगों ने ऑफिस आना होता है, मेकअप करना होता है। मोस्टली कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जब वो सोकर उठते हैं तो उनका चेहरा थोड़ा सा सूजा हुआ होता है। इसमें क्या कुछ ना कुछ हम रात को क्या खा पी कर सोए हैं वो फैक्टर इन्वॉल्व होता है, या फिर अगर वाकई कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है अमूमन के साथ कि सुबह उठे तो थोड़ा सा फेस बागड़ बिल्ला बना हुआ होता है, उसको आपने कैसे टेल मी अबाउट इट उसको आपने कैसे नॉर्मलाइज करना है? इज इट देयर एनी एक्सरसाइज? हाँ देखिए, एक तो यही होता है कि आप अगर कोल्ड वाटर के स्प्लैशेस डालें तो वो उससे आपकी जो स्वेलिंग होती है वो बागर बिल्ला। और जब आप अपना मुंह धो रहे होते हैं तो उसमें यही वाले स्ट्रोक जरा ज्यादा अच्छे से करें। Okay. रगड़ा ना दे मुंह को अपना मुंह ही समझिए। लेकिन हल्का सा जेंटल मसाज, और जो मैं कह रही हूँ लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज होता है, उससे आपका बहुत अच्छा सा एक कंट्रोल लुक आती है। और उसमें ना ये करके हम यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करते हैं एंड देन वी लेट इट गो, और ये ताकि वो ड्रेनेज हो जाए। हाँ हाँ, जैसे मैं अभी कर रही थी ना ये वाली चीज, और ये जो मैं मसाजेस कह रही हूँ ये वाले रियली हेल्पफुल। लेकिन यही होता है कि आपको रोज करना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेस्ट टाइम वो है जब आप जिस पे आप रेगुलरली कर सकें। ओके, है ना? जो जब अगर मैं कहूँ कि सुबह उठ के करें तो उठ ही नहीं सकता, तो वो बेचारा अच्छा, मारा यानी गया। इसका ये मतलब है कि आपने करना डेली सेम टाइम पर है। हाँ। आपका वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाना चाहिए हाँ, उसका कि बिल्कुल। इस वक्त आपने ये करना है। और एक और बात ये है कि वैसे तो हम योगा की बात करें, योगा जो है वो ज़रा जेंटल होता है और इतना इंटेंस नहीं होता। लेकिन जो लोग जिमिंग कर रहे होते हैं, अगर मैंने देखा है कि जी वो बहुत ही मोटिवेटेड होके 6 days और 7 days विदाउट एनी रेस्ट, इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। यस, रेस्ट क्योंकि आपके बॉडी को जिस अगर आपने आज लेग्स की हैं तो कल नहीं करनी है, उसको रेस्ट देना है, उसको लेट इट हील एंड रिकवर। तो आप आर्म्स कर लें। और हम तो ये समझते हैं, जो मेरी सारी ट्रेनिंग है वो यही है कि आप बेशक एक दिन रेस्ट करें, ऑल्टरनेट डेज पे करें, रेगुलरली करें, 1 घंटे के लिए करें, और उससे जो है आप हमेशा हेल्दी भी रहेंगे। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने अभी पहले बात स्टार्ट की थी कि मैं इसलिए हूँ क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे हमारे यहाँ। जब भी कोई आता है योगा के लिए वो ये कहता है कि मैडम ये बताएं ना मेरा वेट कितना लूज हो जाएगा। वेट तो लूज होगा मुंह बंद करने से। सिंपल। योगा आपको शेप अप करेगा, कंट्रोल करेगा, Exactly. फॉर्मिंग करेगा, यू फील गुड, यू लुक गुड, पहने हुए कपड़े अच्छे लगेंगे। तो बजाय कि आप बहुत सारे महंगे महंगे जोड़े लें, अच्छा है कि आप थोड़ा योगा भी करें। और योगा की एक्सरसाइजेज मैंने क्योंकि खुद एक्सपीरियंस की, ये एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि जो आपको सुकून देती हैं, आपको एक अपने आप से एक आपकी कनेक्टिविटी, ये बॉन्ड आपका बना देती है। लास्टली मुझे सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछना है जो बाकी लोगों के लिए भी है, कि फर्ज करें आपने ये किया, जिस तरह से हम नॉर्मल जिमिंग एक्सरसाइजेज के लिए भी हमें ट्रेनर बताता है कि आपने एटलीस्ट 3 सेट्स लगाने हैं। दिस इज ऑल्सो स्पेशल फॉर योगा एज वेल। देखिए, योगा के तो हमारे कुछ फ्लोज होते हैं, हम उसको विन्यासा फ्लो एक बनाते हैं। और अगर आप जितनी मर्जी सन सैल्यूटेशंस कर लें, लाइक 10-20 स्टेमिना पे डिपेंड करता है कि किसका कितना स्टेमिना। लाइक 20 के बाद पीपल टेंड टू गिव अप। लेकिन ये होता है कि आप, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपनी पेस खुद सेट करें। बिल्कुल ठीक है कि आपको, लेकिन करें थोड़ा सा चैलेंज भी होना चाहिए। ये नहीं कि फौरन ही अच्छा बस रोजाना ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाएं, हाँ, उस फ्लो को बिल्कुल। बढ़ाएं, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। उसके बाद ये आपका इम्पैक्ट नजर stamina आएगा। boost होगा उससे। एग्जैक्टली, हाँ, स्टैमिना बिल्कुल। बूस्ट होगा। थैंक यू सो मच जी, आप साथ मौजूद थी। आपने फनी फेस तो बनाए लेकिन एक्सरसाइज बड़ी प्यारी करवाई है, तो हम कोशिश करेंगे इनके जो फनी फेसेस हैं, आई मीन एक्सरसाइजेस, वो हम अलग से आपके साथ शेयर करें ऑन आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, सो दैट यू कैन फॉलो दैट। एक छोटी सी ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक। वापस आएंगे नए मेहमानों, नए मौजूदात के साथ। स्टे ट्यून्ड। सुबह पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस शो में एक बार खुशामदीद। इस शो का नया नाम मैंने रख दिया, लुतर पुत्र शो। क्या शो? लुतर पुत्र शो। वो क्या होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता, बस किसी ने मुझे बता दिया कि नाम आज से शो का हो गया लुतर पुत्र शो। Who said that? बस है, मेरे दोस्त की वालिदा ने कह दिया है, नाम हो गया लुतर पुत्र शो।
चले, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहे हैं आपके साथ, थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं, वाकई वैसे एक्चुअल हुआ है ऐसे। अच्छा, बढ़ते हैं आगे और स्वात की स्नो जीप रैली का जिक्र करते हैं, जहां पर खवातीन ने भी हिस्सा लिया, बल्कि लड़कियों ने हिस्सा लिया, कम उम्र लड़कियों ने भी हिस्सा लिया इस जीप रैली में। और इस जीप रैली में जो गर्ल्स कैटेगरी है उसमें आयशा जो है, उन्होंने माशाल्लाह उनके नाम रहा है ये इवेंट। सवात का कलाम, यहाँ का शाही ग्राउंड, यहाँ पर स्नो जीप रैली थी। फ्रंटियर 4x4 क्लब ने इस इवेंट का एहतमाम किया था और इस मुल्क में तकरीबन 70 के करीब मर्द और ख़वातीन जो हैं मोटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। दरिया सवात से मुल्हिका 3 किलोमीटर तवील बर्फ़ से ढका ट्रैक था जिस पे ये जीप रैली का इनकाद हुआ। क्या खूबसूरत ये मनाजिर है। और जरिया आप अभी स्नो को देख के फिर नहीं, कहेंगी, मैं स्नो को नहीं देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि ये माशाल्लाह हमारी लड़की है यार। यस नो वन कैन इमेजिन कि अंदर जो बैठी है वो लड़का है या लड़की है। और एक तो हमारे साथ है, और जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ और मैं जब जिस जीप की तरफ देखती हूँ तो मैं तो हैरान हो रही हूँ। तो मेरे ख्याल से जीप में जो बैठा है उस शख्स से बात कर लेते हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा, वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, इतने भारी भरकम काम कैसे कर लेती हैं आप? बाबा करते थे तो इसलिए मुझे भी शौक चढ़ गई थी। बाबा भी भी शौक माशाल्लाह ज़ाहिर आपके, उनका भी माशाल्लाह बड़ा नाम है और उनको भी हम किसी दिन इंशाल्लाह मदू करेंगे और उनका भी ज़ाहिर है काफ़ी इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आयशा, हाउ ओल्ड आर यू? 14 ईयर्स। अब 14 साल की आप हैं, तो क्या 14 साल की बच्ची किसी रैली में शरीक हो सकती है? अलाउ होता है? नहीं होता, लेकिन बट माय फादर सेड अच्छा, यू कैन डू नहीं इट। मैं वैसे अपने उसके लिए हम लोग पूछ अपने रहा हूँ, नॉलेज के लिए information पूछना पूछ चाह रहा रहे हैं हूँ। कि मतलब मीनिंग के बाबा ने कहा कि जो मलाला यूसुफ है उसने भी छोटी एज में अवार्ड लिया था। जो सारे स्पोर्ट्स हैं ना उसमें सब ने छोटी छोटी एज में लिए थे। सो व्हाई यू कांट डू इट? तो आपके साथ और भी लड़कियां इसी तरह इसी एज ब्रैकेट की थी इस इवेंट में? नहीं, आप थी, सबसे छोटी थी? बाकी सब बड़ी थी? बड़ी थी। यू वर द यंगेस्ट Oh, वन। wow. मतलब कम उम्र तरीन लड़की ने ये जीप रैली अपने बिल्कुल नाम ये की एजाज है। अपने नाम किया है। और आयशा, ये बताइए, जब आप इस रैली में पार्टिसिपेट कर रही थी और जब आपने देखा कि आप सबसे छोटी हैं, तो कुछ थोड़ी सी नर्वसनेस हुई थी कि मैं इसको कैसे करूंगी? मैंने पहले भी रेस किया हुआ था। ओके, पहले भी माशाल्लाह Okay, रेस किया okay. है, जबरदस्त। तो कितने इसलिए इवेंट्स में continuity मिला, पार्टिसिपेट हाँ। किया आपने अब तक? 3 और तीनों में जीत? 2 में 3rd आई थी, इसमें ओके, फर्स्ट इसमें फर्स्ट आ गया माशाल्लाह। और 70 इसमें मर्द और खवातीन थी, जी। तो लड़कियां कितनी थी? लड़कियां 5 थी। 5 ही थी, बस 5 में टॉप आपने कर लिया। क्या बात है। वैसे कब से आप का शौक है ये कि अच्छा जीप रैलीज या इस तरह आपने ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है? वो जब मैं छोटी थी तो बाबा के साथ अभी भी जाती छोटी थी। है। और बहुत छोटी। तो बाबा के साथ जाती थी तो उस टाइम से थोड़ी सी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। अच्छा, पीछे एरिया में हमारी फ्लोरिंग एरिया था ना, उधर हम जाते थे तो यूँ मैं प्रैक्टिस करती थी। तो ट्रेनिंग का वैसे क्या तरीक़ेकार होता है? कितने देर की ट्रेनिंग होती है? कोई स्पेसिफिक ग्राउंड होता है, एरिया होता है जहाँ पे जाके ट्रेनिंग करवाई जाती है आपको, या ये गाड़ी घर से बाहर निकाली और ट्रेनिंग स्टार्ट? नहीं, आई वेंट टू, पीछे हमारा फ्लोरिंग एरिया था, उधर मैं बाबा के साथ गई थी तो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत, फर्स्ट टाइम मैंने उधर ड्राइव की तो जब मैं घर आ रही थी ना तो बाबा ने कहा इधर चला लो। फिर मैं रोड पे आगे पीछे उसमें, फिर उसके बाद हर संडे को हम जाते थे, ट्रेनिंग होती थी और इस ईयर मैंने रेस पे बैठी। तो आयशा, कितनी छोटी उम्र से आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा? 13 ईयर्स। 13 इयर्स। अच्छा, 13 एक साल। इयर्स और 14 साल की, मतलब उसी एज में आपने जीप रैली, मतलब यानी उसमें भी आपने टॉप पोजीशन ली। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर बताएंगे मुझे कि उस दिन जब ये इवेंट था तो क्या माहौल था वहाँ पर? ठंड, और एक होता है ना कि सपोर्ट भी आपको करें, फादर तो डेफिनेटली वहाँ पे थे, बट उसके अलावा सपोर्ट के लिए कौन था आपको? क्या माहौल था उस दिन? बहुत ठंड थी। बहुत ठंड थी। जबरदस्त। बहुत ठंड थी और बाबा के सारे फ्रेंड्स ने सपोर्ट दिया, मम्मा ने भी दिया था, फैमिली ने सबने दिया था और बाबा ने कहा था सिर्फ ट्रैक फिनिश करना है। नहीं, कोई एक ऐसा शख्स फैमिली का जिसने कहा नहीं मत जाओ, या बाबा को आपके मना किया हो, मम्मा को मना किया हो, या हो सकता मम्मा ने मना किया हो कि नहीं मत भेजो? भाई ने। भाई ने। तो भाई बड़े हैं आपसे? जी। अच्छा, भाई को फिर कैसे मनाया? बाबा ने कहा था ये मेरी मर्जी होगी। ओह, अच्छा, जो आपके फादर हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं आपके साथ, तो इसलिए फिर भाई ने भी इनकार नहीं किया। कितने बहन भाई हैं? 4। 4। और बहन आप ही हैं?
नहीं, एक और दूसरी बहन भी है मेरी। सारे इसी छोटी तरह बड़ी तेज है? गाड़ियां चलाते छोटी हैं? है। छोटी हैं, अच्छा, तो उनका भी इंटरेस्ट है इसमें? हाँ, उन्होंने चलाई है। ओए, यार ये तो बच्चे बड़े तेज हैं। बहुत तेज हैं, बहुत तेज बच्चे हैं। ये बताएं कि कौन सा ऐसा इवेंट है जिस तरह थल जीप रैलीज है और बड़े इवेंट्स होते हैं, कोई ऐसा इवेंट जिसमें आप जाना चाहती हो आगे चलकर? जी, कौन सा? गवादर। गवादर जीप रैली। गवादर जीप रैली। और उसमें अच्छा फॉर एग्जांपल रोशना पटेल हो या फॉर दैट मैटर और भी कोई नाम अगर मैं लूँ, कोई ऐसा रेस है जिसको आप हराना चाहती हो? जी, सलमा खान। सलमा खान को हराना चाहती हैं? ओह, बड़े बड़े राधे भाई। सलमा खान से मुलाकात हुई है वैसे आपकी? जी, एक बार हुई थी। मुलाकात हुई है, तो हराना कैसी क्यों गपशप चाहती रही है? उनके साथ? ठीक, बिल्कुल। हराना क्यों चाहती है उनको? वो सबसे फास्टेस्ट रेसर है इसलिए। सिर्फ इसलिए तो उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं आप? और जब आप उनसे मिली तो आपको क्या लगा कि इनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं या इनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है कि हाँ मुझे इसको बीट करना है, अगर ये चीजें मुझ में भी आ जाएं तो मैं डेफिनेटली इन्हें टारगेट कर सकती हूँ? वो कह रही थी कि बस जब रेस पे बैठ जाती हूँ तो बस बिल्कुल माइंड फ्रेश कर लेती हूँ एंड स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद जब फिनिश पॉइंट तक पहुँच जाती हूँ, जैसे मैंने सिर्फ फिनिश पॉइंट तक पहुँचाना होता है, तो इसलिए मैंने भी ये सीख लिया, मैंने फिनिश पॉइंट तक पहुँचाना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देन हाउ डू यू सी योर जर्नी कि जब आप गाड़ी में बैठती हो रेस स्टार्ट होने से पहले और रेस के एंड होने तक, उस वक्त का जो भी आपका वो रहती है जर्नी रेस खत्म करने तक, क्या वो होती है हलचल या क्रॉसिटी या रेस के खत्म होने का इंतजार, मतलब कुछ तो ज़हनी कैफियत होती रेस होगी ना? खत्म होने का इंतजार। रेस खत्म रेस होने का। खत्म भी करनी है और जीतना भी है, ज़ाहिर है उसका एक आपके अंदर एक जज्बा होता है। करती क्या है? पढ़ तो रही है, मतलब किस क्लास में है, क्या कर रही हैं? और ये तो एक पैशन कह लें, इसको एक हॉबी कह लें, उसके अलावा क्या ज़िंदगी में चल रहा है, क्या करना चाहती हैं? 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में? जी, और आई वांट टू फॉलो माय फादर स्टेप्स। मतलब वालिद का नाम ही रोशन करना चाहती हैं और रैलीज ही में जाना चाहती हैं। जी, और जो क्लास के बच्चे हैं उनका क्या वो होता है आपकी तरफ के वो कहते होंगे हाँ हमें भी सिखाओ। हाँ, मतलब यानी कि टीचर्स किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं और बाकी जो क्लास फेलोज होते हैं? टीचर्स को तो बताती ही नहीं हूँ मैं, क्लास फेलो को पता है। अच्छा। और वो कहते हैं वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू। ओह नाइस। अच्छा फर्ज टीचर्स करो को हाँ। क्यों नहीं बताती? टीचर्स पे शुरू हो जाती है कि पढ़ो। पढ़ती नहीं है? क्यों नहीं, कितनी सच्ची बच्ची है यार, पढ़ाई में कैसी है? बस ठीक। पूरी है। अच्छा होता है कुछ बच्चे देखे ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आगे होते हैं, और हम भी अमूमन लोगों की काउंसलिंग स्पेशली पेरेंट्स किसी एतबार से कर रहे होते हैं कि अगर आपको लगता है आपका बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है कि वो डिग्रीज वगैरह या फर्स्ट डिवीजन ले सके, तो उसकी देखें कि उसका पैशन किस तरफ है, उसकी सलाहियतें क्या है, और अगर वो उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करे और तब भी आपका नाम रोशन कर सकता है तो करना चाहिए। और ऐसे में आयशा हमारे लिए बड़ी प्यारी मिसाल है। एग्जैक्टली बहुत प्यारी मिसाल है आयशा। वैसे जनरली आपको सोसाइटी में ये एक्सेप्टेंस नजर आती है आपकी लड़कियां हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आ रही हैं आगे, या स्टिल यू थिंक कि नहीं अभी भी थोड़ी रेजिस्टेंस है, लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स में लड़कियों को उस तरह से मौके नहीं मिलते या उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता? लाइक यू हैव योर फादर विद यू जो बहुत सपोर्ट करें, बट स्टिल वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स। हाँ एग्जैक्ट, जिस तरह ब्रदर ने आपको पहले रोका फिर ज़रा मान गए वो, बट हमारे साथ ही ऐसे बहुत सी मिसालें होती हैं कि जब एक लड़की में पैशन भी होता है, वो करना भी चाहती है, पोटेंशियल भी होता है, बट रुकावटें ज़्यादा हो जाती हैं, रास्ता मुश्किल हो जाता है, वो कांटे जिन पर चल कर आगे जाना होता है। तो ऐसा लगता है माहौल अभी भी ऐसा है या कि लगता है नहीं तब्दीली आ गई है? नहीं है ऐसे। ऐसा है। तो कैसे खत्म होगा, क्या लगता इतने है? लंबे मेरे सवाल का जवाब आपने दिया ऐसा है, कितनी गलत बात है। उनको छोड़ना चाहिए, और ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसमें वो अपनी टैलेंट शो कर सकती है, अपना कॉन्फिडेंस शो कर सकती है, सो उनको ट्राई करना चाहिए। लेकिन ओके वैसे ये जो मैंने बात की एक्सेप्टेंस वाली एंड रेजिस्टेंस वाली, आपने कहा ना है, ऐसे कौन से माहौल आपके सामने आए या ऐसे कौन से वाकयात आपके सामने, वो चाहे आपकी अपनी ज़ात से मुताल्लिक हो या आपने किसी और को देखा हो कि अच्छा वो बढ़ना चाह रही है लेकिन मौका नहीं मिल रहा इन द सोसाइटी, ऐसे कौन से एग्जांपल्स आपके माइंड में, इफ यू वांट टू शेयर दैट? फ्रेंड्स, कुछ विद फ्रेंड्स फ्रेंड्स, क्या हुआ उनके साथ? वो कह रही थी कि हमने रेस करना है, तो बाबा उनके जब सामने आए तो आई टोल्ड देम, उन्होंने कहा नहीं हमारी फैमिली में अलाउड नहीं है। हमारी फैमिली में अलाउ नहीं है। हाँ मतलब इनकी अभी भी इस चीज़ को एक टैबू समझा जाता है हमारे यहाँ के बच्चियाँ जो हैं, अगर वो किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह होती है कि स्कूलिंग में भी अगर हम देखें ना तो हमारे यहाँ बच्चियाँ अभी भी उस हिसाब से
आगे नहीं जा रही हैं, लेकिन आई विश के सब बच्चियों को ये मौका मिले और वो पार्टिसिपेट करें। तो आयशा मुझे ये बताइए कि अभी तो आप 7th स्टैंडर्ड में हैं, डेफिनेटली फिर आपने आगे स्टडीज कंटिन्यू करने का इरादा है, मतलब मैट्रिक या फिर जिस जैसे चल रहा है वैसे पास करते करते आप कम से कम ग्रेजुएशन तक तो जाएंगी? जी, आई वुड डू इंजीनियरिंग। Engineering, okay. माशाल्लाह। और इंजीनियरिंग में भी कौन सी? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, व्हाट? मैकेनिकल। देखिए 7वीं क्लास की बच्ची अभी से सोच रहे कि उसने इंजीनियरिंग करनी है या दैट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करती हो? गो कार्टिंग। क्या? गो कार्टिंग। गो कार्टिंग, व्हाट इज दैट? गो कार्टिंग इट्स टाइप ऑफ कार। इट्स अगेन टाइप ऑफ कार। उसमें होता उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि वो होती है लाइक अ स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार? जी। तो चलाती हैं स्पोर्ट्स कार भी? जी। स्पोर्ट्स कार भी चलाती हैं? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? This is really good and this is very interesting। मैं तो उस दिन श्वेब को कह रही थी, श्वेब तुम इतनी तेज गाड़ी चलाते हो यार? तो उसने कहा कि हाँ सर यार मैं तो चला लेता हूँ, और हालांकि गाड़ी तो मैं भी चलती हूँ लेकिन श्वेब थोड़ी तेज चलाता है मुझसे। मैं जिंदगी और में यार तेज तो बढ़ता हूँ देखने के आगे। बाद तो मुझे परेशानी और हैरानी हो रही, भाई ये 4x4 कौन सी कार्टिंग? गो कार्टिंग। गो कार्टिंग, ठीक अच्छा, है। वैसे कभी ऐसा हुआ किसी दोस्त ने कहा हो और हम जैसे मासूम लोगों ने कहा हो कि आयशा जरा हमें झूला देकर लाना गाड़ी पर तेज? 2 बार कहा था। 2 बार? किसने कहा? मेरी दोस्त हिफ्जा ने कहा था Okay. और अजवा ने फिर कहा। लेकर गई यहाँ पुण्य, आप जी। तेज चाहे तो उन्होंने चीखें तो नहीं मार दी? नहीं, दे वर गुड एट दिस। वो खुद भी चलाती वो है। खुद भी चला, आपकी दोस्तें भी आपकी जैसी हैं, ठीक है। चले आयशा, थैंक यू वेरी मच, इट वाज नाइस हैविंग यू। माशाल्लाह ज़ाहिर 7th क्लास में वो भी हैं और जिस तरह वो इसको परस्यू करना चाहती हैं, बहुत से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर और सलमा खान को वो बीट हराना करना चाहती हैं, सिर्फ इसलिए कि शी इज़ द फास्टेस्ट रेसर, दैट्स व्हाई वो उनको बीट करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे एक नए मेहमान के साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत कराची से मौजूद है जिनका आर्ट बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिल रही है। यूँ तो हम ट्रक आर्ट की जब बात करते हैं, वी हैव सो मेनी आर्टिस्ट जो कि उस पर काम करें, लेकिन इनका काम खासा मुनफरिद है इस तरीके से कि मुझे याद है कि इन्होंने एक छोटे जहाज़ पर अभिनंदन का एक पोर्ट्रेट बनाया था, साथ ट्रक आर्ट किया था, तो वो एक मामला अलग। लेकिन जो अभी इनको बुलाने का मकसद है वो ये है कि इनका एक आर्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है ट्रक आर्ट ऑन द शू। इमेजिन कीजिए आपके स्नीकर्स पर, आपके जूते पर ट्रक आर्ट हुआ हो। अब कितना डिफरेंट लगता है ये, और कितने ऑर्डर्स इनको अब मिलना शुरू हो गए, कितनी पजीराई है। बिकॉज मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई इनकी वो पिक्चर्स जो शूज़ पर ट्रक आर्ट था। हैदर अली इज़ फ्रॉम कराची, ज्वाइन किया। हैदर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हैदर, आप सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा, आपकी ये आवाज़ स्टूडियो में थोड़ी आवाज सी बढ़ा हल्की आ दीजिए रही है कि जी, हाँ हाँ। इनकी आवाज हमें कम आ रही है।
ठीक है जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है हैदर, ज़बरदस्त। हैदर थोड़ा सा मुझे प्लीज़ बताएं कि ट्रक आर्ट ज़रा एक मुनफरद है, पहचान है। अब तो हम दुबई एक्सपो में भी देखते हैं ट्रक आर्ट, हम बहुत से मुल्कों में देखते हैं, बहुत सी एम्बेसीज में देखते हैं ट्रक आर्ट, लेकिन आपका जो ये आइडिया था कि चल जूते पे ट्रक आर्ट, स्नीकर्स पर ट्रक आर्ट, ये ख्याल कैसे आया? और फिर जब आपने पहले बार ये किया तो उसके बाद रिस्पॉन्स सबसे पहले किसका आया और क्या आया? देखिए, मैं दुनिया भर में ये काम कर चुका हूँ और सबसे एक बात बताऊँ आपको कि मैं आर्टिस्ट, तो आप पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बल्कि आर्टिस्ट हैं, तो मैं बॉर्न ट्रक आर्टिस्ट हूँ। मेरे घर के चारों तरफ हर तरफ जब मैंने देखा तो ट्रक मार्केट और कलर ही देखे हमेशा से। तो मैं वाहिद पाकिस्तान का वो आर्टिस्ट हूँ जो बॉर्न ट्रक आर्टिस्ट है। और आइडियाज़ तो बचपन से ही, एक नए से नया ट्रक जब आप बनाते हैं तो आइडियाज़ तो बचपन से आपके अंदर अलग अलग ट्रकों के साइज़ होते हैं तो वो क्रिएट होते रहते हैं। मैंने काफ़ी, जैसे जूतों पे मेरे जो क्लाइंट, इन्होंने मुझे आइडिया दिया, स्नेकर्स लेकर आए कि हाँ भाई ये स्नेकर्स पे आपने करना है। पिशावरी चप्पल और खुसे पे तो मैं करता हुआ आ रहा था काफ़ी अर्से से, बिल्कुल। लेकिन वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। स्नेकर्स ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया में पहन सकते हैं और लोग पहनते हैं, लेकिन उस पर जो हमारा ट्रक आर्ट, जो पाकिस्तान के रंग बिखेरने का मौका मिला, वो उसको मैंने अपने डिज़ाइन में चेंज किया और पूरी दुनिया में उसको लोगों ने पसंद किया। और जो जहाज़ की आप बात कर रहे हैं, जहाज़ पे जो हमारे जो MM आलम साहब हैं, उनकी भी तस्वीर मैंने बनाई, नुमान सिद्दीकी, हसन अली, इनकी भी मैंने तस्वीरें बनाई। और अभिनंदन साहब जो आए थे वहाँ से, तो उनको भी जो चाय पिलाई, उसकी भी यादगार एक तस्वीर इसकी इस बात की अक्कासी करता है चाय पिलाई, कि वो हमारे आपने जो और भी अगर छोटे जहाज पर आप तस्वीर आए बना मेहमान कर नवाजी। दिखाई। ठीक है हैदर, एक बात मुझे आप बताइएगा, ये जो अच्छा आप बात हमारे मुकम्मल कराची का कीजिएगा। खास है कि चाय स्पेशल यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है। जी, अच्छा तो हैदर, ये चाय वो बताइएगा, कराची में भी आए, उनको यहाँ पे भी एक अच्छी सी चाय पिलाते हैं। ठीक है हैदर, ये बताइएगा मुझे, आपने जो स्नीकर्स की बात की, ज़ाहिर है आपने इससे पहले इतने आइडियाज़ एग्जीक्यूट किए हैं जिनको बहुत ज़्यादा सराहा गया है। ये जो उससे पहले हम खुद से पर ज़ाहिर देख भी चुके हैं, पेशावर चप्पल पर देख चुके हैं, लेकिन आपने बड़ा अच्छा इसे एलेबोरेट किया कि स्नीकर्स अगर दुनिया भर में जिस तरह उनका इसके इस्तेमाल है, Export भी तो होते वहाँ हैं, पर हम बिल्कुल है, जैसे सही उसको है, ट्रक आर्ट को उन जूतों पर देखें, तो कोई शख्स स्नीकर्स लेकर आया और आपने बनाए, या कि अब ऐसा भी हो रहा है आफ्टर दैट थिंग कि अब आप खुद से स्नीकर्स पर वो ट्रक आर्ट कर रहे हैं और वो फॉर सेल भी है? जी, मेरे पास खुद से मैं स्नेकर्स रखता नहीं हूँ। मेरे पास लोग आते हैं और मुझे उसका ऑर्डर देते हैं कि आप इस पे अपना डिज़ाइन बनाएं। अभी फ़िलहाल मुझे दुनिया भर से उसके ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, इस्लामाबाद से भी, कराची से भी, मुल्क से ऑर्डर आया है? और पेशावर से भी, locally कोयटा से orders भी आप receive और कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों पाकिस्तान से? दुनिया के। जी 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 हाँ, लोकली भी रिसीव कर रहा हूँ और दुनिया भर से भी रिसीव कर रहा हूँ ऑर्डर, और लोग बड़े शौक से इसके ऑर्डर दे रहे हैं और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं हमारे रंग। एक अरसे से हमारे रंग, जो पाकिस्तान के रंग लोग पसंद करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा से अपने मुल्क की तरफ से यही पैगाम अपने रंगों के ज़रिए दिया है, अमन सलामती का, मोहब्बत का पैगाम। आप हमारी शेर व शायरी भी अगर देखें तो मेरा नाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, जो मुख्तलिफ हमारी शेर व शायरी होती है, मोहब्बत करने वालों के अजीब रंग होते हैं, कहीं डिस्को कभी सादा कभी मलंग होते हैं। तो इस तरह के शेर व शायरी भी हमारी जो अक्कासी करती है हमारे कल्चर की, पूरे पाकिस्तान के जो कौमें हैं इनकी अक्कासी करती है और दुनिया भर इन कलर्स को पसंद करती है, जिसका सबूत ये स्टिकर्स ने भी दोबारा से कलर उजागर करके दे दिया। अच्छा ये बताइए हैदर, अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उनकी छोटी सी ख्वाहिश है, वो ये कह रही हैं कि अगर हम अपना जूता आपको दें तो हमारे लिए क्या डिस्काउंट होगा। और दूसरा ये कि जिस तरह से आपने शेर सुनाया, कुछ इसी तरह के अशार और चुलबुले शेर जो हैं हमने ट्रकों के पीछे भी देखे हैं, क्या कोई एक आधा शेर आपने स्नीकर्स पे भी लिखा है? अभी तो फ़िलहाल नहीं लिखा, अभी तो स्टिकर्स रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं कुछ दिनों में। तो उन पे जैसे जैसे लोगों की फरमाइशें आती रहेंगी वैसे वैसे लिखते रहेंगे। तो अपने प्रोड्यूसर को भी बोल दें कि जो कोई फरमाइश हो तो लिख देंगे और व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, डिस्काउंट कर दूंगा कुछ थोड़ा सा। क्या बात है। अच्छा, नॉर्मली हैदर एक स्नीकर्स पर ट्रक आर्ट में कितना वक्त लगता है और जनरली कॉस्ट क्या आती है? किसी भी शू के ऊपर इस आर्ट की कॉस्ट क्या होती है? देखें, इसको जो हम लोग आमतौर पे ट्रक जो कर रहे थे वो तो हमारा काम होता ही है, लेकिन इन चीज़ों पे थोड़ा सा उनसे हट के थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, ताकि जहाँ भी जाए हमारी पहचान है, हमारे रंग
और ये जहाँ भी जाएं और अपने हमारे जो सकाफत को पैगाम के बिल्कुल साथ represent जाते करें। रहें, इसलिए इस पे थोड़ी सी टाइम लगाना पड़ता है। और जी तो अच्छा बाकी हैदर एक इसकी इंटरेस्टिंग सा जो क्वेश्चन जरा मेरे खर्चा माइंड तो में जाहिर है, बात है, कथा कलर कलामी तो की हमारे पास माजरत, इस available बात का मुझे जवाब भी दीजिए कि अगर आपको कभी कोई शेर, चुलबुला से शेर लिखने का मौका मिले किसी स्नीकर पर, जो कि अमूमन ट्रकों के पीछे लिखे हुए होते हैं, किस शेर का इंतखाब करेंगे आप? देखें, चुलबुला तो वो तो हमारी जब एक माहौल बना हुआ होता है तो उसके अंदर ही शेर चुलबुले भी आते हैं और बाकी भी शेर आते हैं। और जैसे ना घबरा ए जालिम हमारे पास आने से, खुदा भी रूठ जाता है किसी का दिल दुखाने से, तो इस तरह के भी शेर होते हैं। बाकी बेवफा लड़की से सिगरेट अच्छी है, जलती है जलाती है लबों तक तो आती है, तुम्हें चाह नहीं हमें परवाह नहीं, तो इस तरह के भी शेर काफ़ी एक नसीहत आमोज शेर भी होते हैं। और हम चश्मे बदूर देख कर दुआ कर, हल चरी यारण सा केड़ा लेखा, पखैर रागले, इस तरह के काफ़ी मुख्तलिफ ज़बानों में लिखते हैं। और ये भी हो तुसी सकता लंघ है जाओ हैदर साड़ी किसी खैर जूते पर आप लिख दें, ठीक है ना, इस तरह की कि वक्त ने एक बार फिर चीज़ें और दुल्हन बना आयतें दिया। वगैरह भी लिखते हैं। जी हैदर, इतने मजे मजे की आपने हमें वो फ्रेजेस और अगर अशआर शूज़ सुनाए दोबारा ना, हमारे repaint होने आ स्टूडियो में एक जाएगा तो मेहमान उसको हमारे देखेंगे। साथ मौजूद हैं, जिस उनका तरह- तारुफ हम आगे चलकर करवाएंगे, वो भी आपकी बातें बड़ी एंजॉय कर रहे हैं वैसे लेकिन यहाँ पे। एक बात मुझे हैदर और बताइएगा, आपने कहा ना ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, जैसे आपने कहा लोकली ऑर्डर्स आना शुरू हुए, तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था आपसे, इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो आ रहे हैं वो किस किस मुल्क से आए हैं, किस किस मुल्क से लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया है? क्योंकि ज़ाहिर है जिस जिस मुल्क से ऑर्डर आएगा वहाँ जाएगा तो पाकिस्तान का एक मैसेज वहाँ पर जाएगा, एक हम प्रमोट करेंगे अपने इस आर्ट को। एक तो ये बात किस मुल्क से आया है, और दूसरा कोई इम्पॉर्टेंट शख्सियत, कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर जिसने आपसे कांटेक्ट किया हो टू हैव दैट स्नीकर? जी हाँ, जमामा खान ने कांटेक्ट किया है, वो इंस्टाग्राम पे मुझे स्नीकर्स चाहिए। और हमारी और भी जो अदाकार हैं, हमारे सीनियर जो सकीना सम्मो, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया कि बेटे ये पेंट करें मेरा शूज़। तो इस तरह के और भी इंटरनेशनल जो अमेरिका, यूरोप के काफ़ी ममालिक से, ऑस्ट्रेलिया से भी आ चुका है, और न्यूजीलैंड से भी, हिंदुस्तान से भी आ चुके हैं, मैसेज किया है हमें स्नीकर्स चाहिए ये वाले। और ये मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं, यही हमारा मैसेज हमारे कलर्स के जरिए बिल्कुल बिल्कुल, ये आप मोहब्बत का, अमन का पैगाम देंगे और इस तरीके से देंगे, ये ट्रक आर्ट के जरिए देंगे। और ट्रक आर्ट एंड द स्नीकर्स अब ये इंडिया भी जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, न्यूजीलैंड भी जाएगा, यूरोपियन ममालिक में भी जाएगा। और दो नाम आपने लिए, जमाइमा का और सकीना सम्मो का, उनके पास भी ये स्नीकर्स पहुँचेंगे। ज़ाहिर स्नीकर्स वो भिजवाएंगे और आप उस पर आर्ट करके भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच हैदर, साथ मौजूद थे आप और इस पर मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा सा आइडिया आपका, एक डिफरेंट आइडिया, दैट इज द रीजन कि वो क्लिक हुआ है। चलें बढ़ते हैं आगे अपने सेलिब्रिटी लाउंज की बिल्कुल, तरफ। सेलिब्रिटी लाउंज की तरफ बढ़ते हैं और बड़ी प्यारी सी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जिनके बारे में मैंने जिक्र भी किया था कि जब हैदर बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, तो लिहाजा हम जरा उनसे भी पूछेंगे कि अगर उन्हें स्नीकर्स इस तरह के पहनने का मौका मिला तो क्या वो पहनेंगे या फिर नहीं पहनेंगे। आज बने हैं सुबह पाकिस्तान के मेहमान रुकन कौमी असम्बली लालचंद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं और बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑन ह्यूमन राइट्स अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत ज़बरदस्त। वो तो आप हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। कितना मजा है आपको इस सेगमेंट का? बहुत मज़ा आया, खासतौर पे वो जो शायरी बता रहे थे और सिंधी का भी उसने बताया। जी जी, हल चरी तो यारम सा केड़ा लेका। जी जी, पगली दोस्तों से क्या जो है हिसाब किताब, कोई हिसाब किताब नहीं है। और मैं कल ही मैं ट्वीट्स देख रहा था, जमाइमा खान ने एक ट्वीट की है ये ट्रक आर्ट पे, बिल्कुल बिल्कुल, शी वाज इन पाकिस्तान, तो उन्होंने बड़ा उसको एंजॉय किया और बहुत जो है क्या कहते हैं अप्रिशिएट किया उसको। और वाइड स्प्रेड उसका पाकिस्तान में ट्रक आर्ट आपको देखने का मिलता है। आपको ट्रक आर्ट में आप देखेंगे जो, क्योंकि मैं सिंध, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, मैं यहाँ से इस्लामाबाद से हर हफ्ते मुझे सिंध जाना पड़ता है, मैं 10-12 घंटे ट्रैवल करता हूँ। बाय रोड जाते हैं? नहीं, यहाँ से मैं फ्लाई करता हूँ कराची, फिर बाय रोड आगे जाता हूँ, तो मुझे ट्रक बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। कितनी बार ट्रक ने आपका रास्ता रोका, कितनी बार ट्रक की वजह से आप लेट हुए? देखें, जब भी जो मेन रोड ब्लॉक होते हैं ना, वो मेनली ट्रक्स की वजह से हो जाते हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ तो आप मूव कर लेते हैं,
लेकिन मोस्टली मैं सुपर हाईवे पे ट्रेवल करता हूँ तो ट्रक्स पे तो होता है, लेकिन वो एक जरिए ये एंटरटेनमेंट का भी होता है आपका ना। अच्छा। कि आप जा रहे हैं, अगर पढ़ लिया। हाँ। मैं कहता हूँ जब जहाज का जो सफर होता है ना वो बड़ा बोरिंग Boring होता है, होता है। क्योंकि सामने देयर इज नथिंग, देयर इज अ सीट, आप बैठे हो। लेकिन आप जब वो रोड By पे road ट्रेवल travel कर रहे हो तो exactly. आप लैंडस्केप देखते हुए जा रहे हैं, और मौसम रास्ते में देखते रुक हुए रुक के जा खाते रहे हैं, पीते जा रहे हैं। खाते पीते जा रहे हैं, ट्रक में शहर पड़ते हुए जा बिल्कुल। रहे हैं। तो इट्स अ अच्छा, ग्रेट। जब भी आप ट्रैवल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम किस किस्म के स्नैक्स अपनी गाड़ी में रखते हैं? ये मोस्टली अपना कुछ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट, बिस्किट ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये आजकल होटलों पे इतना खाना अच्छा नहीं मिलता। हाँ। और जब इंसान घर से दूर होता है ना, सब वंस फॉर वीक यू आर आउट ऑफ द होम। Exactly. मैं इस्लामाबाद में रह गया तो दिल चाहता है जिस टाइम भी पहुंचूं घर जाके खाना घर का खाना है, खाएं। तो इसलिए वो स्नैक्स पे ही थोड़ा बहुत लेके और घर पहुंचने की कोशिश होती है ताकि वहाँ घर जाके कभी घर का ऐसा हो खाना जाए कि खाएं। बहुत ज्यादा दिन गुजर गए हैं और फिर घर जाने के लिए आपको टाइम मिला, तो घर वालों को या बेगम को क्या कहते हैं, आज ये बनाते ना, खाने में बहुत दिल चाह रहा है खाने का? हाँ डेफिनेटली मैं ये झगड़ा ही रहता है, हमेशा यही पूछा जाता है क्या बनाओ। मैंने कहा मेरी शादी को 20 साल हो गए, अभी ये पूछना है कि क्या बनाना है। तो हालांकि बना तो दिया मल्टीपल खामद शादी में। उनका कहना था मल्टीपल चॉइसेस हैं कुछ, तो बता ही दे। तो नॉर्मली यही होता है ना कि बस घर जाना है, खाना खाना है और ये खाना है। तो नॉर्मली वो क्योंकि जैसे ही लैंड करते हैं हम जाके कराची, तो बता देते हैं घर ये खाना है। नॉर्मली आई डोंट गो टू द रेस्टोरेंट्स, गो स्ट्रेट टू द होम। ट्राई करते हैं आप होममेड फूड आप खाएं। होममेड फूड जबरदस्त। क्योंकि बाहर तो खाना, यहाँ बाहर ही खाना होता है अमूमन बिल्कुल, ऐसे तो फिर इस्लामाबाद जितना में when you are out घर of का home। खाना आप खाएं उतना बेहतर होता है। Exactly। कभी और ऐसे मैं हुआ प्रमोट कि- भी इसको करता हूँ। और सही। जैसे आप देखेंगे जिस तरह से हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं, जिस तरह से उनकी हाइजीन का इशू है, यानी कि अगर अफोर्डेबिलिटी का भी तो एक इशू आता है कि आप रोड साइड हो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, जिस तरह की जो अशिया हमें रेस्टोरेंट्स पे मिल रही हैं, यानी कि लेकिन बतौर adulterated। रुकन कौमी असम्बली, पार्लियामेंट की कैंटीन, पार्लियामेंट हाउस की कैंटीन से आपने कितनी बार खाना खाया है? बहुत बार खाया। बहुत बार खाया। और क्या हाँ, चीज लेकिन- पसंद है आपको उस कैंटीन की? क्योंकि मैंने भी देखिए, कई बार खाना खाया है वहाँ वहाँ से। पे बहुत सारी चीज़ें हैं, चिकन राइस में आप हाँ। पुलाव ये वो, लेकिन एक वो मिसकंसेप्शन है बड़ा लोगों में, ये सस्ता सोशल है। मीडिया जो है हमारा, उसके दो रोल है। एक वो न्यूज़ देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, पर इतनी फास्ट देता है कि पता नहीं चलता सच क्या है हाँ, झूठ क्या हाँ, है। हाँ। वो हम पढ़ते रहते हैं कि भाई इनको खाना कैंटीन पे फ्री मिलता है, इनको चिकन की प्लेट 2 रुपए की मिलती है, इनको रोटी 8 आने की मिलती है। वैसे- ऐसी कोई वैसे बात नहीं है। पार्लियामेंट की कैंटीन में रोटी कितने रुपए की है? वही जो नॉर्मली बाहर मिलती है आपको होटलों पे, कितने की? 10 रुपए 12 रुपए कितने की की है? रोटी जितने मिलती बाहर है हाँ, उतने की है। हाँ, बिल्कुल। जितना बिल बाहर किसी बाहर रेस्टोरेंट में बनता है देते उतना बिल ही अंदर बनता है। एग्जैक्टली अच्छा। मे बी हायर देन दैट। अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि पार्लियामेंट्रियंस को, बस बेसिकली क्योंकि पार्लियामेंट्रियंस को मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम जब गेस्ट आते हैं तो कैंटीन में जाते हैं, अदरवाइज हमारे लॉबीज में खाना लगता बिल्कुल है। ऐसे ही है। और जो लॉबीज में खाना लगता है वी पे आवरसेल्व्स। मेरा हम ख्याल है हर एक महीने आइडिया उसमें भी से दे रहे हैं पैसे हमें देते आपके, हैं। किसी दिन मेवाज़ आप जाते हैं और वहाँ पे ना जो पूरा रेट लिस्ट है वो नाज़रीन के साथ शेयर बिल्कुल, करते हैं कि बिल्कुल, नान let's do कितने it। का है, रोटी कितने की है, हाँ। चावल कितने की है, कढ़ाई कितने की है। एग्जैक्टली यू ताकि मस्ट, लोगों को ताकि ये मालूम हो कंसेप्शन जाए। खत्म हो ये जाए खत्म हो कि 2 रुपए की रोटी 2 रुपए नहीं की है, रोटी मुफ्त नहीं मिलता है और खाना। 5 रुपए की चिकन की प्लेट नहीं। हाँ वही ना, 5 रुपए के चिकन, 5 रुपए का तो अंडा नहीं आता, आप चिकन की प्लेट अरे कैसे खरीद वो सकते हैं? अजीब सी बातें हैं कि एमएनएस को जो है ना बिजली फ्री है, कोई बिजली फ्री नहीं है, गैस फ्री है, repaid। कोई गैस फ्री नहीं है, जो हमें घर मिला हुआ है उसका हम रेंट देते हैं। कितना रेंट होता है? उसका नॉमिनल होता है, गवर्नमेंट जो जैसे सारी हाउसिंग स्कीम्स का जो रेंट होता है नॉमिनल, जैसे 7,000 10,000 ठीक है, 15,000 ये आपके डिडक्ट हो जाता है सैलरी से। वो है। हाँ एग्जैक्टली, Deduct हो जाता है। सैलरी से डिडक्ट कर देते हैं। ये भी नहीं है कि बाद में हम कोई पे करेंगे। अच्छा। डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी। अच्छा, वैसे एवरीथिंग इज सर, मुझे ये बैड। बताएं। आपको कोई मुलाजिम नहीं मिला हुआ, आपको कोई कुक नहीं मिला हुआ, आपको एमएनए कोई की सैलरी से जो डिडक्शंस होती हैं वो किस किस मद में होती हैं? टैक्स, टैक्स, सबसे पहले Then टैक्स the rent। हाँ, और रेंट, और ये है दो बड़ी। यूटिलिटीज भी नहीं, यूटिलिटीज हम पे करते पे हैं। करते हैं हम आप। पे करते हैं। ठीक है। हाँ, एवरी मंथ हम यूटिलिटीज पे करते हैं, लेकिन Okay। ईच एंड एवरी फॉर एवरी यूटिलिटी वी पे। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जो पार्लियामेंटियंस है ना वो उनको पे नहीं करना पड़ता, उनको पे करना पड़ता है। उनका स्टाफ भी अपना होता है, उनको कोई स्टाफ एज एन एमएनए नहीं मिला हुआ होता, उसका कुक भी अपना होता है, ड्राइवर भी अपना होता है, तो सारी चीजें। सब्सिडी मिलती है? नो सब्सिडी एट ऑल, किसी भी मामले पर? नो। ये तो फिर जाके मुझे लगता है हमें मामला वाकई रिपोर्ट करना चाहिए, रिपोर्ट इन अ सेंस के हमें से कैप्चर करना चाहिए कि जो एक वो
जहनी तौर पर लोगों को एक मिसकंसेप्शन है वो खत्म होने चाहिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो रहा। वाउचर्स मिलते हैं एयर ट्रैवलिंग जो जरा वो तो रूटीन आप लोगों की आना जाना होता है, आपको तो एक मजबूरी देखिए है। जो ट्रेवल करते हैं ना उनके लिए वॉचेस बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि वॉचर तो मिलते हैं आपको फॉर सेशन, सपोज ये सेशन चल रहा है, ये चलेगा 2 हफ्ते, लेकिन 2 हफ्ते के लिए वो रिटर्न टिकट देंगे मुझे एक। लेकिन मुझे तो 2 दफा जाना है ना, मुझे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। मैं जहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ उमरकोट के थर के इलाके से, इतना दूर भी है, मैं इतना दूर नहीं रह सकता, लोगों के दरमियान जाना पड़ता है। जो अवामी जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपने लोगों से दूर नहीं रह सकता 15 दिन 20 दिन एक महीना, ही हैज टू बी अमंग द पीपल। तो हमें तो इन बिटवीन भी ट्रेवल करना पड़ता है, जैसे और वो अपनी जेब पर पड़ता है। हाँ, जेब पे पड़ता है या वो जो हमें मिलते हैं उसको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन वो कम बढ़ जाता है। वो ये नहीं है कि वो जो ट्रेवल जो वाउचर्स मिल रहे हैं, अब तो सारे ट्रेवल वाउचर्स मिल रहे हैं। द बॉटम लाइन इज कि एक एमए ने कभी तनख्वाह पर गुजारा नहीं होता। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरा तनख्वाह पे गुजारा। So same goes with you. Anyways, ये बताइए इसके अलावा क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी? बस नॉर्मली पॉलिटिक्स है और अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ, मैं सेकंड टाइम है, मैंने दूसरी दफ़ा मैंने बना हूँ। मेरा ताल्लुक सिंध से है और सिंध के बहुत ही बैकवर्ड इलाके से है, उमरकोट से, और वो बहुत बड़ा तारीखी शहर है। उमरकोट का किला आपने सुना होगा, उमरकोट के जाए पैदाइश बादशाह शहनशाह अकबर की जाए पैदाइश है। लेकिन ये अफसोस से ये भी बताना पड़ेगा जो मेरा एरिया है वो पाकिस्तान के गरीब तरीन जो इलाका जाता है वहाँ से हमारा ताल्लुक है। लेकिन ओवरऑल सिंध एक सूफियों की धरती है और तो अपने इलाके में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लालचंद साहब पीटीआई की गवर्नमेंट रहते हुए क्या काम कर रहे हैं आप लोग? माशाल्लाह, मैंने आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैं बिलियंस ऑफ रुपीस की डेवलपमेंट हो रही है उमरकोट में। अच्छा, हाँ, यस, एंड 2 अरब रुपए की मालियत से जो है एक रोड कंप्लीट हो चुका है और 2 अरब रुपए की मालियत से एक काम शुरू होने वाला है। फेडरल मिनिस्टर अभी आए वहाँ पे, मुराद सईद साहब, उन्होंने अभी इनाग्रेशन किया एक रोड का। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कैंपस बनने जा रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस, और उसके कोई 1.7 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है। उसके लिए 200 मिलियन उसको एलोकेट हो गए हैं। बस वो लैंड इशू है सिंध गवर्नमेंट से जैसे ही रिजॉल्व होगा तो उसको इनागुरेट करेंगे और कमिंग बजट में उसके लिए बड़ी एक ग्रोथ करेंगे। हमने वहाँ पे इनक्लोजर्स बनाए हैं, स्पोर्ट्स इनक्लोजर्स बनाए हैं। हम तो रोड बना रहे हैं जो लोकल गवर्नमेंट के काम है। कह सकते हैं कि थर में तब्दीली आ रही है। ऑफ कोर्स ठीक है, इस पर हम मजीद बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। थर कितना बदला, थर कितना बदल सकता है, जो सर ने कहा ना बिलियन के प्रोजेक्ट्स वहां पर लॉन्च हो रहे हैं, इस पर और बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बात यूं तो लालचंद साहब से हो रही है लेकिन लग ये रहा है कि बात थर की हो रही है और थर ही की बात और करते हैं, चूंकि थर जब भी ये नाम सामने आता है
खुश्कसाली, बदहाली, अफलास, गुर्बत, तंगी, परेशानी, दुख, तकलीफ, तारीकी, ये सब सामने आता है। ऐसी बहुत सी खबरें वहाँ से रिपोर्ट होती हैं और उसमें भी अगर एक मामले पर हम फोकस कर लें कि बच्चे मर जाते हैं वहाँ पर, ये ऐसा मामला जो तकलीफ ज़्यादा देता है। तो चूँकि थर हमेशा से हम देखते आए हैं हेडलाइंस की जीनत बनता रहा है और उसमें हमने ना सिर्फ लोकल एनजीओज, नेशनल लेवल की एनजीओज बल्कि इंटरनेशनल एनजीओज का भी फोकस रहा है। ये फंडिंग भी होती आई है, काम भी होता आया है, वो चाहे फिर बहुत से ऐसे इदारे हैं जिन्होंने वहाँ पर काम किया हो, ऑन ग्राउंड जाके चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की गई हो, बट स्टिल हालात उस तरह से बदले नहीं है। लालचंद साहब, ये तुमहीद बांधने का मकसद ये था मैं आपसे जान पाऊँ कि इतने सालों से इतना काम थर में हो रहा है कि आज मुझे याद है ज़रियाब हम एक मेहमान थे NARC से, उन्होंने कहा कि अब तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पर भी काम हो रहा है, वहाँ पर ऐसी हाइब्रिड किस्म की फसलें भी उगाई जा रही हैं। तो मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका ज़रा हल्का भी है, कि वहाँ पर इतने सालों से जब इतना काम हुआ तो वो काम नज़र क्यों नहीं आ रहा? फिर अभी भी अगर आप कहें कि थर पसमानदा तरीन, गरीब तरीन इलाका है, तो सर ये जो बिलियन के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो NGOs आ रही हैं, जो काम कर रही हैं, वो किधर जा रहा है सब कुछ? सर देखिए ना, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं ना उसके। बेसिकली थरपारकर जो है एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल एरिया, एक तो एरिया उसका बिल्कुल एरिया बहुत ज़्यादा है और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्केटर्ड है और उसकी इकोनॉमी सारी रेन फेड है। अगर बारिश आ गई तो उसकी इकोनॉमी मूव करती है, क्योंकि उनका सारा थर के लोगों का जो लाइवलीहुड है वो मवेशी पे है ना, जानवरों पे है। तो बारिश आती है तो जानवर जिंदा रहते हैं, पानी पीने को मिलता है, चारा मिलता है। अगर नहीं आती है तो कहत आता है। अब बेसिकली तो जो ये सारी आपने जो जिक्र किया NGOs वगैरह ये काम कर रही हैं, ये एडहॉक किस्म के काम है। अच्छा, कि सब कहत आ गया, आपने उनको राशन दे दिया, लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं, लॉन्ग टाइम मेजर्स अच्छा। जो है वो लैकिंग है कि आपको जो इतनी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, विलेजेस में जो रहते हैं लोग, उनको कैसे कनेक्ट करना है, उनकी कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करना है। वहाँ पे तो अभी लोग जो है 21st सेंचुरी है, बात करने के लिए उनको टेलो पे चढ़ना पड़ता है, जाके कहीं उसको सिग्नल पकड़ ले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ खंबे तो हैं, लेकिन बल्कि तारे भी हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, क्योंकि कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, रिसोर्सेज का इशू है। लेकिन उसके साथ साथ देखें ना, थर बहुत रिच है। वहाँ से सीपैक के थ्रू वहाँ पे चाइनीज कंपनीज बिजली बना रही हैं, नेशनल ग्रिड को जा रही है। एंग्रो बिजली बना रहा है, वो नेशनल ग्रिड को जा रही है। बिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन उससे जो कमाई हो रही है वो थर के लोगों पे खर्च नहीं हो रही है। प्रोजेक्ट की बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखे ना, वो तो बड़ा एक सोर्स है हमारी इनकम का, वो हमारे मिनरल्स है, मिनरल रिचेस अपना थरपारकर। तो वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा थरपारकर में कि उतनी डेवलपमेंट भी हो, उतना सोशल डेवलपमेंट हो। इसकी आवाज़ आप क्यों नहीं उठाते पार्लियामेंट में? भाई हमने आवाज़ हम उठाते रहते हैं। हमने इसको रिसेंटली एक दो भील का मर्डर हुआ, उसमें मैंने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स प्राइम मिनिस्टर को भी सबमिट की है। तो इन सारे इश्यूज पे बात होती रहती है। अब देखिए ना, आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये सारे इश्यूज जो हैंडल होने होते हैं। अब देखिए ना, आपने बच्चों का जिक्र किया, अब ये तो हैंडल करना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। लेकिन एट द सेम टाइम सर, जब हम सेहत इंसाफ कार्ड की बात करते हैं, भले वो सिंध में ना, लेकिन वो थर में है, दिया। वही कह रहा हूँ ना, बिकॉज के वो मोस्ट बैकवर्ड है। प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम वो सिंध में गए, उन्होंने पहला जलसा जाके थरपारकर के शहर छाछरों में किया। मखदूम शामूद कुरैशी, क्योंकि वहाँ से इलेक्शन लड़ते रहते हैं और उनका बहुत गहरा ताल्लुक है सिंध से भी और थरपारकर से भी, मखदूम शामूद कुरैशी साहब का। तो वो वहाँ गए, उन्होंने अनाउंस किया। और आज सिर्फ सिंध में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी अक्रॉस द बोर्ड, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी पार्टी लाइन, सबको हेल्थ कार्ड बिल्कुल मिल चुका, PTI ने दे दिया, बिल्कुल ऐसे, ताकि उनको ये और ये बहुत लेकिन सुने अब क्या हेल्थ कार्ड क्या करेगा? जिस शहरी के पास, जिस थरपारकर के शहरी के पास हेल्थ कार्ड हो तो हॉस्पिटल जाना है ना। अगर हॉस्पिटल नहीं होगा तो सेहत कार्ड क्या करेगा? हॉस्पिटल किसको डेवलप करने? सिंध गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो उससे वो फायदा नहीं ले पा रहे उतना जितना उनको होना चाहिए, लेकिन फायदा हो रहा है। तो थर के कह रहा हूँ, वो एक सिंधी का बड़ा अच्छा सा कलाम है, जब मुझे थर जो हाल जो पूछने रोई पवने, मेरे थर का जो हाल पूछोगे तो रो पड़ोगे आप। बिल्कुल ऐसे तो उसके हालात बदल नहीं रहे। सर मैं फिर भी एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर आपसे, और खास तौर पे देखिए पानी। अब थर के लोग कह रहे हैं कि भाई
हमें पीने का पानी दें, थर कैनाल अनाउंस करें, थर कैनाल बनाए। देखिए ना, ये थर सिर्फ पाकिस्तान का या हमारे साथ नहीं है, बॉर्डर के उस पार भी थर पार कर, मैं गया हूँ एक दफ़ा, हम उस तरफ जाए, उस तरफ नहरें चल रही हैं थर में, उनके डेजर्ट में बॉर्डर पार तो नहरें चल रही हैं, वहाँ पे फसलें बोई जा शराब रही हो रही है, है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा कब रही गए है। थे? मैं 2013 में अच्छा। गया था, बीइंग इलेक्टेड इन एमएनए, अच्छा। मैं एज एन एमएनए गया था 2013 में। ओके। और अब ज्यादा डेवलपमेंट होगी अब अगर तो और हो 2013 में गई वहां पे होगी। मामला तो ये ऐसे थे तो। डेवलपमेंट हमारे थर पारकर में क्यों नहीं हो सकती? एक बड़ा वो माजी मेरा कि भी ये बॉर्डर एरिया है तो इसको हमें बड़ा प्रोटेक्टेड रखना है, उस वजह से डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन मुशर्रफ दौर में और अब्बा गुलाम नबी जब सिंध के चीफ मिनिस्टर थे तब कुछ रोड्स, जो मेजर रोड्स बने। अब सीपेक की वजह से, क्योंकि अब वहाँ से बिजली और कोयला और उसी रेल पेल होनी है, उसकी वजह से उसकी वजह से डेवलप रोड्स बने, ठीक है। लेकिन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट थर के लोगों तक नहीं जा रहा। ठीक है, हालांकि जाना प्यारा थर है। के वासियों के लिए यस है, बिल्कुल देखिए, सही हम कहते हैं थर बदलेगा पाकिस्तान, क्योंकि वो इतना मिनरल है। रिच लेकिन है। पहले थर वाले की जिंदगी बदलनी है। पाकिस्तान को थर को भी बदलना चाहिए। Exactly, सर आपने सर। कहा कि वहां के लोगों की जो जिंदगी का दारोमदार है वो बारिश पर है, बारिश पर मुहित है। ज्यादातर। हमने देखा है कि बहुत से मगरबी ममालिक में या डेवलपमेंट कंट्रीज में मसनूई तरीके से बारिश की जाती है ताकि वहां पर लोगों का जो गुजर बसर है उसको थोड़ा इजी किया जा सके। तो क्या थर के लोगों के लिए, उमरकोट के लोगों के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं गवर्नमेंट के पाइपलाइन में? नहीं, मैं नहीं समझता इस तरह की कोई प्लान है, लेकिन उसका ये कोई परमानेंट हल भी नहीं है। उनका परमानेंट हल ये है, देखिए ना, 2-3 चीज़ें तो बेसिक नीड है, बुनियादी ज़रूरत है। ये हुकूमत पाकिस्तान की या जिसको सिंध हुकूमत की, जिसका जो मैंडेट है, वो पीने का पानी दे दे उनको। ऐसे ही उनको अगर पीने का पानी मिल जाए तब भी गनीमत होगी। अब तो देखें ना, जैसे आपने जिक्र किया, तो मैल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की हलाकतें आई होती वाज हैं। अबाउट टू आस्क दिस सर, क्या आज भी थर के जो वासी हैं वो इस बात पर रोते हैं कि बच्चा मैल न्यूट्रिशन की वजह से या फॉर दैट मैटर किसी और रीजन की वजह से मर गया? अभी भी ऐसे हो रहा है? हाँ, कंटिन्यूअस है। अच्छा। लास्ट ईयर को 700 से ज्यादा है बच्चों की अभी के हलाकतें। stats क्या इसमें हैं? भी कोई इस महीने में को 20-25 बच्चे जो है करंट मंथ में, दिसंबर, यस, या जनवरी, यस, ये 10-11 दिनों में या कितने 10-11 बच्चे? दिनों में 20 के करीब बच्चे जो हैं वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें माल न्यूट्रिशन की वजह से वो हलाक हो गए हैं। तो वो कंटिन्यूसली एक साइकिल है, वो चल रहा है, उसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और फिर अगर आप ज़्यादा मीडिया उठा, अब देखिए आरओ प्लांट्स का जिक्र हुआ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आरओ प्लांट्स लगाए, लेकिन एक भी नहीं चल रहा, ऑलमोस्ट सारे बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि वो उसमें जो स्टाफ लगा हुआ था, ये आरओ प्लांट्स पानी के लिए होते हैं, स्टाफ लगा हुआ था, उनको सैलरीज नहीं मिली, उनको पावर नहीं मिला, एनर्जी, उनको इश्यूज उनके हल नहीं हुए, तो अल्टीमेटली वो बंद हो गए, मोस्टली वो फेल हो गया। तो बेसिकली पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, तो आप कैसे उनको कह सकते हैं? आप अगर इंसान पे आप खर्चा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं करेगा। Exactly, ये एब्सोल्युटली राइट सर। और ये एक और भी देखें ना, ये वो भी इलाका है, देखिए उमरकोट पाकिस्तान का वाहिद ज़िला है जिसमें अक़लियती ये कम्युनिटीज़ जो हैं, माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, वो अक्सरियत में है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल थर पारकर में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। तो वहाँ पे ये बड़ी वो बिलो द माइनॉरिटी, स्पेशली दे लिव बिलो द माइनॉरिटी पॉवर्टी लाइन, yes. वो मोस्टली दे आर शेड्यूल कास्ट हैं, वो हाई क्लास के लोग नहीं हैं, हाई कॉस्ट के लोग नहीं हैं, जो एक डिवाइड थी उस हिसाब से वो ज़्यादा पुअर गरीब लोग हैं। तो ये भी एक वजह है कि वहाँ से क्यों नजर आता है सर ये कि ये सारे मामलात हुकूमत में जो हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं उसकी तरजीहात का हिस्सा नहीं बने? मैंने कि इतना सब कुछ कोई एक इंसानी आंख भी जाकर देखे वहाँ पे तो शायद आप अपने घर का भी राशन उठाकर वहाँ के लोगों में तकसीम कराएंगे कि हम तो फिर जाकर खरीद लेंगे, ये लोग खा पी लें। तो गवर्नमेंट की जो सूबाई गवर्नमेंट है उसकी तरजीहात में शामिल क्यों नहीं है? देखिए, अब ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन उनकी तरजीहात में होना चाहिए। मैं अब देखें, जो इमरान खान का जो लोकल गवर्नमेंट्स का ख्वाब है ना, वो ये क्या है? अब देखें, ये हमेशा हम यहाँ पे बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के असेंबली में खड़े गए होकर कहते हैं कि अंडर आर्टिकल 140A है या कुछ, उसमें जो पावरफुल लोकल गवर्नमेंट्स होना चाहिए, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो पावरफुल होना चाहिए। वो बनेगी कैसे? जब आपकी रिसोर्सेज की जो है वो मुनसफाना तकसीम होगी। सिंध में को भी आप अगर देखेंगे ना, तो एक हम कहते हैं कि अपर सिंध है, एक लोअर सिंध है। हम आते हैं लोअर सिंध में, ये बदीन, मीरपुखा, सांगढ़,
थरपारकर ये डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आपको पब्लिक सेक्टर में आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। आप अपर सिंध चले जाएं, सक्खर, लाड़काना, वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उससे यूनिवर्सिटीज़ भी मिलेंगी आपको, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, लेकिन वो इक्विटेबल जो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, वो तब होगी जब ये NFC अवार्ड के तहत पैसे सूबों को जाए, 18वीं तरमीम के तहत भी, और वो सूबे जो है फिर वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोवाइड करें। जो भी CM आता है सिंध का, वो अपने इलाके को प्रमोट करे। जैसे पंजाब में ये हुआ है कि सेंट्रल पंजाब में नून लीग ने बहुत ज्यादा खर्चा किया और साउथ पंजाब जो है वो बहुत बैकवर्ड हो गया, निगलेक्ट हो गया। तो ये जो प्रोपोनेंट्स है ना, जो लोग कहते हैं कि भाई हमें डेमोक्रेसी एंड उसके बाद जो है वो लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट पे भी वही फार्मूला आना चाहिए जो आप पावर्स जिस तरह 18th अमेंडमेंट के पास प्रोविंसेस के पास गए, और प्रोविंसेस के बाद वो डिस्ट्रिक्ट के पास जाना चाहिए, और उन पर रिसोर्सेज भी वैसे ही जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई मेमोरी रिकॉल करें 10, 11, 12, 13, 14 साल के जब आप थे और थर में थे, तो उस वक्त का थर कैसा था, उस वक्त के हालात कैसे थे, उस वक्त रूटीन क्या होती थी, क्या याद आता है आपको? ठीक है, थर बेसिकली मेरा, क्योंकि मैं प्रॉपर उमरकोट मेरा टाउन है ना, वो तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सिटी, वो तो एक डेवलप्ड काइंड ऑफ डेवलप्ड इट्स अ टाउन, यस। लेकिन जैसे आप उमरकोट टाउन क्रॉस करेंगे ना तो डेजर्ट शुरू हो जाएगा। एंड वी हैव स्पेंड माय ऑल चाइल्डहुड ओवर देयर। तो जब भी बारिशें आती थी ना, तो पहला काम ये होता था, क्योंकि रेत में बैठ के बारिश एंजॉय करने का जो मजा है ना वो है कुछ और। वो लाइफ के इस हिस्से में भी आके जब भी बारिश होती है, मैं ही नहीं, वो उस इलाके का फेस्टिविटी होती है वहाँ पे, एक उस इलाके का बंदा कराची में हो या इस्लामाबाद में, जब बारिश आती है ना, उसका दिल चाहता है वहाँ जाके रेत में जाके खेले अपने दोस्तों के साथ और उसको एंजॉय करे। वाह, तो उसके वहाँ की जो थर की मिट्टी है वो बड़ी मतलब बर्तन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होने वाली वहाँ की जो है वो मिट्टी है, वो रेत है, वो रेत है, अच्छा वो ठीक है, वो रेत है। जब आप नंगर पार कर चले जाएंगे तो आपने रिसेंटली एक बहुत बड़ा इशू सुना होगा कारूंजर हिल्स का। जिस तरह हमारे यहाँ मारला हिल्स है, वहाँ पे कारूंजर जबल है, और वो कारूंजर जबल को सिंध गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए कि इसको आप खुदाई करें, और वहाँ से ग्रेनाइट एक बहुत बड़ा कीमती पत्थर है, उसको निकलता है, उससे टाइल्स बनते हैं, तो उन्होंने वो दे दिया था। उस पर लोकल लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो अभी चीफ जस्टिस भी थरपार कर गए और वहाँ के लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उसको उसकी कटाई रोक दी गई है। तो उस तरह से वो भी, यानी ग्रेनाइट भी वहाँ से निकलता है और वो उस तरह से भी बहुत वो रिच है। तो वहाँ से डेफिनेटली वहाँ पे ये इससे भी थरपारकर में एरियाज हैं जहाँ पे कल्टीवेशन होती है, जहाँ पे मिट्टी भी है, लेकिन वो ज़्यादातर रेत है। बिल्कुल ऐसे रेत है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बात सारी थर पे ही रही क्योंकि थर पर बात जितनी हो वो कम है। नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल अपने इसी शो के साथ, इसी सेट के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मैं ठीक हो जाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करते हैं, आप दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।